आज हम करेंगे 10th क्लास क्षितिज भाग 2 की सभी कविताएं, वो भी एक ही वीडियो में। इस वीडियो में दो तरह के बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। पहला, जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन करना चाहते हैं वो भी छोटे रूप में, तो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। और दूसरे तरीके के बच्चे वो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ा है, ऐसे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो सभी कविताओं से कुछ ही मिनटों में गो थ्रू हो जाएंगे और ये उनके लिए बेस्ट वीडियो होगी। बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। शुरू करते हैं पहली कविता से। सूरदास के पद, इस नाम की कविता जिसको लिखा है सूरदास जी ने, और सूरदास जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, एक लाइन में, दो लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि मैं इस पूरी कविता के बारे में जब आपको बताऊं, समझाऊं, तो आपको ये कविता और अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, सूरदास जी ने इस पूरी कविता में गोपियों के बारे में जिक्र किया है कि गोपियां बड़ी पीड़ित हैं, बड़ी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके भगवान श्री कृष्ण जी अब मथुरा चले गए हैं, गोपियों से उनका वियोग हो गया है, बिछड़ गए हैं। इस बात को लेकर गोपियां बहुत दुखी हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी उनकी खैर खबर लेने के लिए एक व्यक्ति भेजते हैं, उसका नाम है उद्धव। उद्धव जो कि श्री कृष्ण का ही मित्र है, उनको जब वो भेजते हैं तो गोपियां और ज्यादा दुखी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच रही थी, वो उनकी कल्पना में थी या उनकी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों श्री कृष्ण जी अवश्य आएंगे। लेकिन श्री कृष्ण की रिप्लेस में, श्री कृष्ण की जगह उद्धव का आगमन हो जाता है और उद्धव एक संदेश लेकर आया है, योग संदेश, कि वो योग करें। ये संदेश जब उद्धव लेकर आए हैं, इस बात को लेकर गोपियां और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं, गुस्से में हो जाती हैं और उसको खरी खोटी सुनाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन आ गए उद्धव। तो ये सोचकर उसको खरी खोटी वो सुनाने लगती हैं। वो क्या क्या खरी खोटी सुनाई है उन्होंने, वो अब हम यहां पर पढ़ेंगे। एक व्यंग्य करती हुई या बहुत से व्यंग्य करती हुई गोपियां क्या कहती हैं, ध्यान से देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो अति भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि तुम तो प्रेम के नजदीक रहते हुए भी, प्रेम के सागर के नजदीक रहते हुए भी प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं, क्योंकि तुम तो श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर इस चीज का असर ही नहीं हुआ, इसीलिए तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। एक्चुअल में वो उसको ताना दे रही हैं कि तुम भाग्यशाली नहीं, तुम तो अभाग्यशाली हो कि इतना प्रेम तुम्हें मिल रहा था, वहां से छोड़कर तुम यहां आ गए, तुम्हें तो वहां रहना चाहिए था। ऐसा कहते हुए वो उस पर ताना कसती हैं। वो और भी ताने मारते हुए उद्धव को कहती हैं, पुरिन पात रहत जल भीतर, मतलब कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन फिर भी उसके ऊपर बूंद नहीं लगती। ऐसा होता है ना, कमल के पत्ते पर अगर बूंद डालो तो उस पर वो ठहरती नहीं है। ऐसे ही अगर तेल की मटकी हो ना, तेल की मटकी को पानी में डुबो या पानी उसके ऊपर डालो, उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा, उसको वो गीला नहीं होगा, वो भीगेगा नहीं वो मटका। क्यों नहीं भीगेगा? क्योंकि उसमें चिकनाहट है। तो तुम तो वैसे ही हो, यानी तेल की मटकी की तरह और कमल के पत्ते की तरह, जिसके ऊपर प्रेम का दाग लगता ही नहीं है। ऐसा ही दो लाइन में लिखा था। अगली दो लाइन में लिखा है, प्रीति नदी में पांव न बोरियो। तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया ही नहीं है और तुम्हारी दृष्टि तो मुग्ध भी नहीं हुई है किसी के रूप पर भी। इतना सुंदर शरीर था, इतना सुंदर रूप था श्री कृष्ण का, उसको छोड़कर तुम यहां आ गए हो। ऐसा ताना मारती हुई गोपियां कह रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम भोली भाली अबला नारियां हैं, जैसे चींटी गुड़ पर चिपक जाती है, जब भी वो गुड़ खाने जाती हैं उस पर चिपक जाती हैं और वो फिर उससे अलग नहीं हो पाती, वहीं पर ही प्राण त्याग देती हैं। तो ऐसी ही हम हैं, हम तो चींटी की तरह हैं और वो श्री कृष्ण का प्रेम गुड़ है जिसके ऊपर हम लिपट चुके हैं। अब हम उनसे अलग नहीं रह सकते, अब तो हमारे प्राण ही जाएंगे। मन की मन ही माज रही, गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई है, कहिए जाए कौन पे उद्धव। अब वो बातें हम किससे जाकर कहें, ऐसे ही किसी दूसरों से नहीं कही जाती। अगले दो पैराग्राफ में ये लिखा कि हमारी तो उम्मीद थी, आधार थी प्राणों का। प्राणों का आधार क्या थी? उनके आने की आशा हम अपने प्राणों का आधार बनाई हुई थी, लेकिन वो तो हमारे तन मन में पीड़ा बनकर हम सहन ही करती जा रही हैं। श्री कृष्ण तो लौट कर आ नहीं रहे। तो अब जो तुम संदेश लेकर आए हो, ये योग संदेश, इसको सुन सुनकर हमारी जो विरह है, हमारी जो बिछड़ने का दुख है, ये और भी जल रहा है और भी बढ़ गया है। अगली दो लाइन में गोपियां कहती हैं कि हम तो जहां से गुहार लगाना चाहती थी, जहां से रक्षा के लिए पुकारना चाह रही थी श्री कृष्ण को, वहां से तो योग की धारा आ गई, योग का संदेश आ गया। अब हम किसको जाकर ये बातें कहें? सूरदास जी कहते हैं, या सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि अब हम धैर्य कैसे रखें, क्योंकि श्री कृष्ण को तो मर्यादा ही नहीं रही। कैसी मर्यादा? प्रेम की मर्यादा। प्रेम की मर्यादा क्या है कि प्रेम जिसको दिया जाता है उससे लिया भी जाता है, लेकिन श्री कृष्ण को
हमको तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं है, हम इतना प्रेम लुटाते हैं लेकिन वहां से प्रेम मिलता नहीं। अब गोपियां कहती हैं कि हमारे हरिल तो हारिल की लकड़ी है। हारिल की लकड़ी का मतलब हारिल पक्षी होता है जिसके पंजों में हमेशा लकड़ी रहती है, हमेशा वो लकड़ी को पकड़े रहता है हमेशा। तो ऐसे ही हमारे जो हरि है ना, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसे हमने अपने पंजों में रखा हुआ है, हमारे अपने मन में उसे बसा रखा है। हम तो उन्हें मन से, क्रम से, वचन से उस श्री कृष्ण को अपने हृदय में समाये हुए हैं और अपने मजबूत हाथों से उन्हें पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवसी निसी, जागते हुए, सोते हुए और सपनों में, दिन रात में काना काना जपती रहती हैं हम तो। सुनत लोग लागत है ऐसो जोग, ये योग संदेश है ना, ये हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो जिसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता। ये तो रोग ऐसा है, ये जो योग संदेश है ना, ये तो ऐसा रोग ले आए हो हमारे लिए। इस रोग को ना तो हमने कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना कभी व्यवहार में लेकर आए हैं हम। ऐसा रोग तो हमें कभी नहीं हुआ। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, ये जो रोग है ना, ये उनको जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, कभी किसी भगवान पर तो कभी किसी भगवान पर। हमारा मन तो स्थिर है सिर्फ एक पर, यानी श्री कृष्ण पर। बच्चों, अभाग्यशाली किससे कहा है इस कविता में? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कह, मतलब हरि यानी श्री कृष्ण तो राजनीति पढ़ ली, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली। ये बात इस उद्धव के संदेश से ही समझ में आ रही है कि उन्होंने हमारे साथ राजनीति की है। ये सब समाचार सब दिखा रहा है कि राजनीति है, यानी श्री कृष्ण हमसे राजनीति कर रहे हैं। एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने ये राजनीति भी पढ़ ली, यानी क्योंकि वो राजा बन गए हैं, राजनीति तो आई गई, तो ये गुरु ग्रंथ जो पढ़ लिया है, अब तो उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। इस बात का अनुमान तो इससे पता चल रहा है कि उन्होंने योग संदेश हमें पढ़ने के लिए भेज दिया। उद्धव, पहले के लोग बहुत भले होते थे, दूसरों के भले के लिए दौड़ते फिरते रहते थे, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो हम अपना मन फिर से पा लेना चाहती हैं, जो श्री कृष्ण जाते हुए हमारा चुरा कर ले गए थे। ये क्यों अनीति करें अपन, मतलब वे हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जो दूसरों को अन्याय से छुड़वाते हैं, दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं ना, राजा बन गए हैं, तो राजा तो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं, लेकिन वो तो हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। ये कैसा राजा का धर्म है जो प्रजा को सता रहा है? अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस कविता को लिखा है तुलसीदास जी द्वारा। तुलसीदास जी ने इस पूरे कविता में क्या बताया है, नाम से ही पता चल रहा है। मतलब राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ था, उस संवाद को यहां पर लिखा गया है, लेकिन अवधी भाषा में, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए शब्दार्थ भी यहां रखे गए हैं, उसको जरूर देखना। तो करते हैं शुरू। देखो, श्री राम जी ने शिव का धनुष तोड़ दिया है। अब परशुराम वहां पर पहुंचे हैं। परशुराम जी ने श्री राम से पूछा क्या कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा, या पूरी सभा में पुकार कर वो कहते हैं। तब श्री राम जी ने क्या उत्तर दिया, वहां से ये कहानी शुरू होती है। देखो, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दासी होगा, यानी तुम्हारा कोई नौकर जैसा ही होगा, उसने ही तोड़ा होगा। मतलब अपने आप को वो इतना नीचे दिखा देते हैं कि परशुराम का क्रोध शांत हो जाए। अब आगे क्या होता है वो भी ध्यान से सुनना। आयसु कहा कही किन मोही, जो भी आज्ञा है, श्री राम जी कहते हैं कि जो भी आज्ञा है, जो भी दंड है, मुझे कहिए, इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। तो आगे क्या लिखा, सेवकु सो करे सेवकाई। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है, नौकर तो वो होता है जो सेवा करे, जो दुश्मनी का काम करे, उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। मतलब सहस्र बाहु जिसकी 1000 भुजाएं थी, वो उनके शत्रु थे, तो उनके समान ही मेरा शत्रु होगा जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, मतलब तो अलग हो जाइए, मतलब जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो ये सारे राजा यहीं पर मारे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से किसी ने एक ने तोड़ा है जो इस सभा में बैठे हैं, तो ये सभी मारे जाएंगे। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए मुनि वचन जो सुने उसने, यानी परशुराम जी के वचन सुने, उस वचन का अपमान करते हुए क्या बोले वो आगे लिखा हुआ है। बहु धनु ही तोरी लड़काई, मतलब बहुत से धनुष तो हमने ऐसे बचपन में, छोटे छोटे ही तो धनुष है ये, तो ऐसे बचपन में हमने बहुत से तोड़े हैं, कभी भी किसी
ब्राह्मण ने उस समय तो क्रोध नहीं किया, तो इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए, इतना मोह किस लिए? ये बात सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होते हुए क्या कहते हैं, रे नृपालक, यानी हे राजा के बालक, तू तो काल के वश में बोल रहा है, मृत्यु के वश में बोल रहा है, तुझे तो कोई संभाल ही नहीं है। क्या यह शिव का धनुष छोटे धनुष के समान था? ये तो सारा संसार जानता है कि ये कोई छोटा धनुष नहीं था। लक्ष्मण जी कहने लगे हंसकर, वो भी हंसकर कहने लगे कि हे देव सुनो, हमारे नजर में तो सब धनुष समान ही हैं। अब ये इतना पुराना था और राम जी ने तो सिर्फ छुआ ही था और छूते ही टूट गया, अब इसमें श्री राम जी का क्या दोष, ये तो बहुत पुराना धनुष था। ऐसा कहते हुए उनका और अपमान करते हैं। बच्चों, ये कविता किस कवि ने लिखी है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का दोष नहीं है, इसमें श्री राम जी का दोष नहीं है। हे मुनि, तुम तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो। परशुराम जी कहने लगे कि हे दुष्ट, इस फरसे की ओर देखो, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना? ये बात कहते हुए परशुराम जी लक्ष्मण जी को डरा रहे थे। तब क्या कहा, बालकू बोली बधाऊ नहीं तो, तुम्हें मैं बच्चा समझकर मार नहीं रहा, केवल तुम मुझे मूर्ख मुनि ही समझ रहे हो। मैं कोई मूर्ख मुनि नहीं हूं, मैं अति ब्रह्मचारी, अत्यधिक क्रोधी और क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। ये बात सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप, मतलब राजाओं की भूमि छीन कर ब्राह्मणों को मैंने कई बार दान दी है, और इस फरसे को देखो, इससे मैंने सहस्र बाहु, जिसकी 1000 भुजाएं थी, उनकी भुजाओं को भी मैंने काटा है। तो इस फरसे से डरो, तुम मर जाओगे, और तुम मर जाओगे तब माता पिता तुम्हारी सोच करेंगे, यानी चिंता करेंगे। मेरा फरसा तो इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहते हुए परशुराम जी लक्ष्मण को डरा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी में कहने लगे, अरे मुनि, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हो, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे जो फरसा दिखा रहे हो, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहता हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहां भी कोई कुम्हड़बतिया नहीं है, कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि सिर्फ एक अंगुली के इशारे से ही मर जाएं, छूते ही मुरझा जाएं। हम ऐसे नहीं है। देखो, तुमने इस फरसे को धारण किया हुआ है, इस धनुष बाण को धारण किया हुआ है, इसको देखकर मैंने जो भी कुछ कहा है, अभिमान के साथ कहा है कि तुम थोड़े योद्धा लग रहे थे, लेकिन तुम कोई बहुत बड़े योद्धा नहीं हो। लेकिन मैं तुम पर फिर भी वार नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो। मैंने तुम्हारा जनेऊ देख लिया है, जनेऊ पहनते हैं ना ब्राह्मण लोग, वो मैंने देख लिया है। इसीलिए मैंने काफी क्रोध तो अंदर ही अंदर रोक लिया, क्योंकि हम ना तो किसी ब्राह्मण पर, ना ही किसी देवताओं पर, ना ही किसी भक्त पर, और ना ही गाय पर, इन चारों में कहीं पर भी हम वार नहीं करते, मतलब उनसे लड़ाई नहीं करते, क्योंकि इनसे हारने पर हमारी बेइज्जती होती है। तो तुम मुझे मारो भी गे, मारता हूं पाप पर ही तुम्हारे, अगर तुम मुझे मारो भी गे तो मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। ये बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। वज्र मतलब एक बहुत भयंकर हथियार, तो तुम्हारे वचन ही वज्र के समान है। तुमने तो ये धनुष बाण फरसा व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है, मतलब तुम वचन से ही किसी को मार सकते हो, इतने कड़वे वचन है तुम्हारे। अब आगे क्या हुआ, जो बिलो की अनुचित कही, लक्ष्मण जी कहने लगे कि इन्हें देखकर, यानी धनुष बाण फरसा, इतने भयंकर भयंकर अस्त्र शस्त्र देखकर मैंने जो कुछ भी कहा है मुझे क्षमा कर दीजिए, तुम तो धैर्यवान हो। ये बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में गंभीर वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे, वो आगे लिखा हुआ है, कौशिक सुनो मंद ये बालकु, कि हे विश्वामित्र, इस बालक को देखो, ये मंद बुद्धि है। विश्वामित्र उनके गुरु का नाम है, किनके? राम जी और लक्ष्मण जी के गुरु का नाम। तो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये बच्चा बहुत कुटिल है, यानी अच्छा स्वभाव नहीं है, ये मृत्यु के वश में अपने कुल का, अपने परिवार का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा पर कलंक के समान है। ये बिल्कुल मूर्ख है और शंका रहित है, मैं इसे जल्द ही मार दूंगा। ये बात विश्वामित्र को समझा रहे हैं या कह रहे हैं। बच्चों, गुरुद्रोही कौन है, गुरु का दुश्मन कौन, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से समझ भी पा रहे हैं। काल कवलु हो यही क्षण माही, परशुराम जी कहते हैं कि ये मृत्यु का भोजन हो जाता। कैसे हो जाता? मैं इसे थोड़े ही क्षण में मार देता। और ये बात मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं, बाद में मुझे दोष मत देना। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे रोक लो। मेरा प्रताप यानी मेरी बढ़ाई करके, मेरे क्रोध के बारे में बताकर कि मैं कितना क्रोधी हूं, ऐसा बताकर इस बच्चे को यानी लक्ष्मण को रोक लो। ये बात
परशुराम जी विश्वामित्र को कह रहे हैं। क्या आगे क्या कहा वो भी सुनना। लखन कहो मुनि, अब लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, तुम्हारे रहते कोई दूसरा कोई वर्णन कर पाएगा तुम्हारा, तुम्हारी बढ़ाई कोई कर पाएगा तो तुम्हें ही कर लो। मतलब अगर तुमने तो पहले ही बहुत कर ली है अपनी बढ़ाई, अगर फिर भी कुछ बचा है तो तुम अपने बारे में कुछ और भी बता लो, लेकिन इस बढ़ाई को जो अपने अंदर आप छिपाए हुए हैं, इस दुख को सहन मत करो, अपनी बढ़ाई कह दो। ऐसा लक्ष्मण जी और ज्यादा अपमान करते हुए कहते हैं। अब आगे क्या हुआ वो भी देखो। लक्ष्मण जी कहने लगे कि तुम तो धैर्यवान हो, क्रोध रहित हो, लेकिन गाली देते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो। ये बात व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं। सुर समर करनी करई, अब यहां पर लक्ष्मण जी एक घोर अपमान करते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो युद्ध भूमि में कायर लोग आते हैं ना, तो कायर लोग क्या करते हैं, अपनी बढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वीर लोग आते हैं वो लड़ाई लड़ते हैं, बोलते नहीं है इतना। तो ये बात लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि अगर तुम इतने ही वीर हो तो लड़ाई करने का काम करो ना, कायरों की तरह यहां वहां अपनी बढ़ाई क्यों मार रहे हो। ऐसा कहते हुए इन दो लाइन में लक्ष्मण जी ने बताया। आगे क्या हुआ, तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहिलागे बुलावा, तुम तो मुझे जो बार बार बुला रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे मृत्यु को बुला रहे हो। लक्ष्मण के इतने कठोर कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाल लिया। फरसा संभाल कर क्या कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये कटुवादी, कटु वचन बोलने वाला वध योग्य हो गया, इसको मैं मारने वाला हूं। बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचा लिया, अब सचमुच ये मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमाओ अपराधी, मतलब विश्वामित्र जी कहने लगे अपराध को क्षमा कर दो, इस बच्चे के अपराध को क्षमा करो, क्योंकि साधु लोग जो होते हैं ना वो बच्चों के गुण दोष नहीं गिनते, तो तुम क्यों इनके गुण दोष देख रहे हो। अब परशुराम जी ने कहा कि मेरे हाथ में तीखा फरसा है, मैं अकरुण हूं, मतलब दया रहित हूं, क्रोधी भी बहुत हूं, उसके आगे उसके बाद उसके होते हुए भी मेरे सामने गुरु का दुश्मन खड़ा है यानी लक्ष्मण, और उत्तर भी दे रहा है। देखो इतनी सारी चीजें होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, क्यों, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव के कारण, यानी विश्वामित्र तुम्हारे स्वभाव के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। अगर तुम ना होते तो मैं इसे इस फरसे से थोड़े ही परिश्रम के साथ इसे मार देता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु का ऋण कौन सा, क्योंकि अब परशुराम के गुरु का धनुष टूट गया, यानी भगवान शिव उनके गुरु हैं, तो गुरु का अगर कुछ नुकसान हुआ है, अगर परशुराम जी उस दुश्मन को कुछ ना कहें तो उसके ऊपर तो ऋण ही चढ़ गया। तो ऐसा इसीलिए वो परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर गुरु का ऋण है, अगर मैं इसे बिना मारे छोड़ूंगा तो मेरा जो ऋण है वो हमेशा बना रहेगा। अगर तुम ना होते तो मैं इसे यहीं पर मार देता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब ये बात लक्ष्मण ने नोट कर ली। लक्ष्मण ने क्या कहा वो आगे के दो लाइन में आएगा, लेकिन अभी उससे पहले दो लाइन और भी हैं। गादी सुनो कह हृदय, मतलब विश्वामित्र कहने लगे, अपने मन ही मन हंसकर कहने लगे कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझता है, मतलब उन्होंने बहुत से दुश्मनों को हराया है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि ये भी मिश्री की समान घुल जाएंगे अपने मुंह में रखते ही। ये मिश्री की समान नहीं है, ये तो लोहे से बने हुए हैं। इस बात को अज्ञानी मुनि समझ ही नहीं पा रहे। ये बात विश्वामित्र जी ने मन ही मन सोचकर कही, या मन मन सोचते हुए ये बात कहने लगे, बाहर तो नहीं बोला। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। तुम माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार से मुक्त हो गए हो, अब गुरु का ऋण रह गया है, वो सबसे बड़ी तुम्हारी चिंता हो गई है। मतलब गुरु के ऋण तुम्हारे ऊपर है मान लिया, लेकिन तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो ही चुके हो। दरअसल लक्ष्मण जी माता के बारे में इसीलिए बोले क्योंकि परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया था किसी टाइम पर, वो उस बात को याद दिलाते हुए कि तुमने अपनी माता का देहांत किया था, तुमने अपना माता का ऋण चुका दिया था, अब तो बस गुरु का ऋण रह गया है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता हो गई है। अब ये बात, ये व्यंग्य है परशुराम जी को बहुत चुभ गया। अब आगे क्या हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों गुण और दोष कौन नहीं गिनता, इस कविता के अनुसार बताना जल्दी से कमेंट करके। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं अभी तक भी। आगे देखो, सो जनू हमरे माथे काड़ा, लक्ष्मण जी कहने लगे गुरु का ऋण रह गया है, वो हमारे ही माथे में डालना चाहते हो, अब तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। ऐसा करते हैं, हिसाब किताब करने वाले को बुला लेते हैं, मैं तुरंत ही उसका हिसाब चुकता कर दूंगा, अपनी थैली खोलकर अपनी करेंसी निकालकर, करेंसी मतलब उस टाइम की जो भी थी वो निकालकर मैं उसका चुकता कर दूंगा। ये जो कटु वचन है ये परशुराम ने जब सुने तो उन्होंने
फरसे को फिर से संभाल लिया और सारी सभा हाय 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 करने लगी, मतलब डर गई। लेकिन लक्ष्मण जी कहां चुप होने वाले थे, वो और भी ज्यादा अपमान करते हुए कहने लगे कि तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो और मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर तुमसे बच रहा हूं, मतलब लड़ नहीं रहा, नहीं तो तुम्हें यहीं पर ही मार देता। मिले न कभू सुभट रणगाड़े, लक्ष्मण जी और भी बातें कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि तुम्हें अच्छे योद्धा तो रणभूमि में मिले ही नहीं है, तुम तो घर में ही फल फूल रहे हो, मतलब घर की घर में ही लड़ाई की और तुम जीत गए होंगे, तुम्हें लगा तुम सबको हरा सकते हो। अब ये बात सुनकर जो बाकी के जो लोग थे, सभा में और लोग बैठे थे, वो सब अनुचित अनुचित कहने लगे कि ये बातें यहां पर जो हो रही हैं वो सही नहीं है, लक्ष्मण जी ठीक नहीं कर रहे, ऐसा सब अनुचित अनुचित कहने लगे। राम जी ने जब ये देखा तो आंखों के इशारों से लक्ष्मण जी को चुप करा दिया। तो ये बात यहां इस 2 लाइन में लिखी थी। आगे लिखी है लखन उत्तर आहुति, मतलब लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। आहुति डालते हैं ना किसी यज्ञ में जिससे आग और ज्यादा बढ़ जाती है, तो परशुराम का जो क्रोध था वो उस आग में आहुति के समान थे। किसके वचन? लक्ष्मण जी के वचन। और राम जी ने जो वचन बोले वो जल के समान बोले कि उस आहुति या उस आग को ठंडा करने में जो सहायक थे श्री राम जी के वचन। राम जी के वचन जल के समान थे, उनके क्रोध को शांत किया। और आगे की क्या कहानी थी वो आप सबको पता है। ये इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। पहले ये सुन लो कि आत्मकथ्य में बता क्या रखा है। जयशंकर प्रसाद जी अपने बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं अपने बारे में आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। बहुत से जो उनके मित्र हैं, लोग हैं आसपास के, वो ये बात उनसे आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप भी अपनी आत्मकथा लिखो। बाकी कवि भी तो लिखते हैं, बाकी लेखक भी तो लिखते हैं, तो तुम भी लिखो। जयशंकर प्रसाद जी मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी। क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि मेरे जीवन में दुख ही दुख है। और भी बातें हैं वो बताते हैं कि इसीलिए भी मैं लिखना नहीं चाहता। वो कौन कौन सी बातें हैं वही यहां इस पूरी कविता में बता रखी है। पूरी कविता का एक ही सार है कि जयशंकर प्रसाद जी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। वो क्यों नहीं लिखना चाहते उसके बारे में रीजन भी बताते हुए पूरी कविता लिखते हैं। देखो, मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मतलब मेरा मन रूपी भौरा ये बात कह रहा है कि मेरे पास ऐसी कौन सी कहानी है जो मैं दूसरों को बता पाऊं। मेरी कोई आत्मकथा नहीं है, या यूं कह लो कि इतनी अच्छी इतनी बड़ी बातें मेरे जीवन में हुई ही नहीं है। मेरे जीवन में तो बहुत दुख ही दुख है। मेरे जीवन में पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं, तो मैं उसको क्या बताऊं दूसरों का, मतलब अपने आप का जो दुख है वो दूसरों को बताऊंगा तो क्या सुख मिलेगा किसी को, है ना। तो इस गंभीर अनंत नीलिमा में, मतलब इस गहरे नीले आकाश के तले बहुत से जीवन इतिहास लिखे गए हैं, बहुत से जीवन परिचय लिखे गए हैं। लेकिन ये लोग तो अपना ही उपहास करते रहते हैं, अपना ही मजाक बनवा लेते हैं, क्योंकि वो अपना दुखड़ा गाते हैं और वो दुखड़ा जो गाते हैं उसको सुनकर लोग मजाक भी बनाते हैं। तो वे अपना मजाक बनवाते हैं, तो लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अब ये कमजोरियां अगर मैं अपनी बता दूंगा तो दूसरों को क्या सुख मिलेगा, क्या होगा इससे, क्या उनका खाली जो घड़ा है वो भर जाएगा? ऐसा नहीं, मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता। आत्मकथा लिखना मतलब अपनी हंसी उड़वाना, अपनी भूलें बताना, अपने आप के जो धोखा खाया है, मतलब मेरे जीवन में मैंने धोखे भी तो खाए हैं, भूलें भी तो की हैं, वो चीजें बताना एक तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं? कवि यहां पर यह बात भी स्वीकार करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मेरे जीवन में खुशी भरे पल भी आए थे, सुखद पल भी आए थे, लेकिन वो सुखद पल जो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ता हूं उनको याद करते हुए, वो सुखद पल भी मैं दूसरों को नहीं बताना चाहता। ऐसा सुखद पल, ऐसा स्वप्न था वो मेरा जिसे देखकर मैं जाग गया था। मतलब वो सुखद क्षण आए तो थे मेरे जीवन में, लेकिन कुछ क्षण ही रहे, उसके बाद वो वापस लौट गए, वो तो मेरे अपने हो ही नहीं पाए। आगे क्या लिखते हैं कवि? देखो, कवि कहते हैं कि मेरी यादों को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो? मेरी यादें मेरे तक ही सीमित रहने दो। मेरी यादों को उधेड़ कर देखोगे इससे तुम्हारा क्या भला होगा? मेरी मन रूपी रजाई को उखेड़ कर तुम कोई सुख नहीं पाओगे। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा था। कवि आखिर में कहते हैं कि मेरा छोटा सा जीवन है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कथाएं नहीं है जिसको मैं वर्णन कर पाऊं। क्या यह अच्छा नहीं कि मैं दूसरों की तो सुनता रहूं लेकिन खुद चुप रहूं, खुद न बोलूं? क्योंकि मेरी जो भोली भाली आत्मकथा है इसको सुनकर तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो दुख है वो थक कर सो चुका है, मतलब वो बहुत पुरानी यादें हो चुकी हैं। मैं उसको दोबारा याद करूंगा, एक तरह से उन यादों को जगाऊंगा, इससे मुझे ही दुख होगा। इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। बच्चों, कवि का नाम मैंने क्या बताया था इस कविता का? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुनते जा रहे हैं। आगे देखो, देखो बच्चों,
नेताजी का चश्मा, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है गद्य खंड में। नेताजी का चश्मा को लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। एक शॉर्ट इंट्रो यानी इस चैप्टर का इंट्रो कर लेते हैं, यानी थोड़ा बहुत बता देते हैं, उसके बाद ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। स्वयं प्रकाश जी ने एक मूर्ति के बारे में जिक्र किया है और वो मूर्ति है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं था और उसी चश्मे को लेकर क्या कहानी है, आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हालदार साहब है, एक कैरेक्टर का नाम है हालदार साहब। वो क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में अक्सर जाया करते थे। कहां पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के ड्यूरेशन में या बीच में एक कस्बा आता था। उस कस्बे में एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो वो कुछ ना कुछ करवाती भी रहती थी, जैसे कि उस कस्बे में कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी पेशाब घर बनवा दिए, तो कभी कोई मूर्ति लगवा दी। इस तरह के कार्य वो करती रहती थी अक्सर। ऐसे ही एक बार उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी मूर्ति बनवा दी। लेकिन नगर पालिका थी तो वो कुछ छोटे से कस्बे की, तो छोटे से कस्बे में इतना बजट तो होता नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। थोड़ा बहुत पैसा था मूर्ति बनवाने के लिए, तो क्या किया, गांव के ही एक ड्राइंग मास्टर को ये काम दे दिया कि तुम ही मूर्ति बना दो। अब उसने मूर्ति बना तो दी, वो मूर्तिकार तो बन गया, लेकिन बस जैसे तैसे एक ठीक ठाक मूर्ति बना दी उसने। मतलब बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी। तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति बना दी। नेताजी की मूर्ति तो बना दी, लेकिन उसका चश्मा नहीं बना पाया। चश्मा बना नहीं पाया, या बनाते बनाते टूट गया, या क्या कहानी है हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, पाठ में ऐसा कुछ बताया भी नहीं। तो अब उसने बना दी, वहां पर वो लगी भी हुई है। हालदार साहब हर रोज उसे देखते हैं, हर रोज। लेकिन हर रोज तो नहीं, खैर जब भी वो कंपनी के काम के सिलसिले में लगभग 15 दिन में वो जाते थे, तो 15 दिन में हर बार वो देखते थे। तो लेकिन वहां पर चश्मा नहीं था, कैसा, जो मूर्ति का होता है, लेकिन दूसरे तरीके का चश्मा लगा हुआ था। कैसा चश्मा, जैसे रियल चश्मा होता है, जैसे कोई अक्सर आपने देखा होगा जो अक्सर पहनते हैं नजर वाला, वैसा ही, या धूप का चश्मा, इस तरह के चश्मे लगे हुआ करते थे। तो वो चश्मा लगा हुआ था। अब हालदार साहब को बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या कमाल हो गया, मतलब नेताजी की मूर्ति तो लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर चश्मा अजीब सा लगा हुआ है, यानी रियल चश्मा लगा हुआ है। इस बात को देखकर वो बहुत हैरान होते हैं, और जब वो हैरान होते हैं तो वो हैरानी में ही पान खाते हैं और खाते हुए चले जाते हैं। वहां कस्बे में एक पान की दुकान भी थी, पान वाला उनको हमेशा पान देता था और वो पान खाकर चले जाते थे। हर बार वो ऐसा ही किया करते थे। अब जब वो अगली बार आए तो चश्मा तो तब भी था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चश्मा दूसरा लगा हुआ था, पहले वाला नहीं था जो पहले देख कर गए थे। हालदार साहब को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो गया। चलो हो गया होगा, तब वो निकल गए पान खाकर वहां से। अब फिर से 15 दिन भी गुजरे, 15 दिन बाद फिर वहीं पर उसी कस्बे से गुजरे, फिर से देखा, पान खाया, पान खाते खाते देखा तो चश्मा फिर से बदला हुआ है। ऐसे 2-4 बार जब उन्होंने बदले हुए चश्मे को देखा तो पान वाले से ही पूछ लिया कि भाई क्या बात है, हर बार तुम्हारे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदल कैसे जाता है। तब पान वाले ने बताया, दरअसल ये जो काम करता है ये कैप्टन करता है, कैप्टन चश्मा अक्सर बदल देता है। हालदार साहब को बड़ी हैरानी हुई, हैरानी तो थी लेकिन साथ साथ खुशी भी थी कि कोई तो है जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है। क्यों, क्योंकि बिना चश्मे की मूर्ति अजीब लगती, क्योंकि नेताजी तो चश्मा पहनते थे और उनकी बिना चश्मे की मूर्ति थोड़ी अजीब लगती, तो किसी के अंदर देशभक्ति की भावना है, वो ऐसा काम कर देता है। तो ये बात सुनकर हालदार साहब को खुशी तो हो रही थी, लेकिन हैरानी भी हो रही थी, आखिर वो बदल क्यों रहा है, बार बार चश्मा क्यों बदल देता है। तब कैप्टन के बारे में उस पान वाले ने बताया कि दरअसल उसके पास कोई ग्राहक आता है, समझो, तो ग्राहक को चश्मा देना है, बेचना है, तो वो कहां से देगा। अगर ग्राहक को वही मूर्ति वाला चश्मा पसंद आ गया तो वही उतार कर वो उसे दे देता है और वहां पर यानी मूर्ति पर दूसरा पहना देता है, ऐसा पान वाले ने बताया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई कि एक कैप्टन है जिसकी दुकान है चश्मे की, उसको जब भी चश्मे बेचने होते हैं और ग्राहक को अगर मूर्ति वाला पसंद आ जाता तो वहां पर वो उतार कर दूसरा पहना दिया करता है। ये बात हालदार साहब को कुछ समझ में आने लगी। लेकिन अब हालदार साहब पूछना चाहते थे कि ये कैप्टन जो नाम दिया है, क्या वो एक्चुअल में कैप्टन है, मतलब नेताजी का कोई ना कोई साथी रहा होगा या आजाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा, कुछ तो रहा होगा, तभी तो लोग कैप्टन कहते हैं। ऐसा हालदार साहब ने पान वाले से पूछा। तो पान वाले ने क्या जवाब दिया, बड़ा भद्दा मजाक बनाते हुए क्या कहा, अरे नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है, पागल। हालदार साहब को यह बात अच्छी नहीं लगी कि वो कैप्टन का इतना मजाक बना रहा है जिसके अंदर इतनी देशभक्ति की भावना भरी हुई है। ऐसा सोचकर वो बाहर आ गए और अपने काम को रवाना हो गए, यानी चले गए। अभी तक हम यहां तक पढ़ चुके हैं, जो मैंने अभी कहानी बताई वो ये सब पैराग्राफ्स की थी, लेकिन आगे की कहानी क्या है वो भी ध्यान से सुनो। लेकिन उससे पहले बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया था इसी चैप्टर का, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुनते जा रहे हैं। आगे देखो, अब पान वाले ने हालदार साहब को वो कैप्टन से मिलवा ही दिया कि कैप्टन जो सामने से ही आ रहा था उसको वो दिखाया, और जब
हालदार साहब ने देखा कैप्टन को तो बड़े हैरान हुए। हैरान क्यों हुए? दरअसल कैप्टन ऐसा कैप्टन है जिसकी एक पैर की दिक्कत है, एक पैर है ही नहीं और उसके पास कोई दुकान नहीं है। वो तो फेरी लगाता है, यानी चश्मे गली गली जाकर बेचता है। बड़ी मुश्किल से अपनी जीवन की खैया निभा रहा है या उसको चला रहा है। हालदार साहब फिर से वहां से चले गए, यानी थोड़ा हैरान होते हुए, थोड़ा दुखी होते हुए, लेकिन थोड़ा खुश भी थे कि देखो कैसे व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना भी है। तो हालदार साहब अब अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में आगे की ओर रवाना हो गए। ऐसे करते करते वो 2 साल उस बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। हर रोज हर बार वो चश्मा बदलते हुए देखते रहे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि चश्मा ही नहीं है, मतलब अब की बार जब गए वो तो चश्मा था ही नहीं। और जब आसपास देखा, पान खा लेते हैं, पान वाले से ही पूछ लेंगे, लेकिन पान की दुकान बंद थी। अब सिर्फ पान की दुकान नहीं, आसपास की सारी लगभग दुकानें बंद थी। अब वहां से वो चले गए हैरान होते हुए, पता नहीं क्या हुआ। अब अगली बार फिर से आए, अब की बार पान वाले से पूछ ही लिया क्या कि अरे ये क्या हुआ, मतलब इस बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, आजकल कैप्टन कहां है? तब पान वाले ने बताया कि दरअसल कैप्टन मर गया। अब ये बात सुनकर हालदार साहब बड़े ही दुखी हुए, होना ही था दुखी। अब वो वहां से पान पे पैसे चुकाए और वहां से वो चले गए। अब अगली बार जब वो आ रहे थे तब ड्राइवर से उन्होंने कह दिया, किसने? हालदार साहब ने ड्राइवर को कहा कि इस बार जीप को वो उस कस्बे में ना रोके, मुझे पान नहीं खाना, आज दरअसल बहुत काम है। इस तरह का बहाना बनाया क्योंकि वो वहां पर रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पर नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा होगा नहीं और वो कैप्टन की याद आएगी तो मुझे और ज्यादा दुख होगा, इसलिए वो वहां रुकना ही नहीं चाहते थे आज। लेकिन जैसे ही वो कस्बा आया, मानवीय स्वभाव है कि जहां पर मना किया जाए यहां नहीं देखना, वहां तो पक्का देखना, तो मानव का स्वभाव हालदार साहब उस मूर्ति की तरफ देखने लग जाते हैं। हालांकि उन्होंने मन बनाया था कि उस तरफ देखेंगे नहीं, तो अब उन्होंने जब देखा तो बड़े हैरान हुए, ड्राइवर को चीख मारते हुए रोकने के लिए कहा। और जब वो वहां से उतरे, यानी जीप से उतरे और वहां जाकर यानी मूर्ति के सामने अटेंशन में खड़े हो गए। क्यों? दरअसल वहां पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडा एक तरह का घास होती है, एक तरह का तिनका होता है जिससे बच्चे अक्सर खेल खेल में कुछ भी खिलौना बना लेते हैं। अब वहां पर उसी चीज का चश्मा लगा हुआ था, सरकंडे का। अब सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब बड़े हैरान थे, हैरान इसीलिए कि और खुश भी थे। खुश इसीलिए क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है, और भी ज्यादा खुश इसीलिए जो चश्मा लगा हुआ है वो तो बच्चों का ही काम हो सकता है, तो बच्चों के अंदर भी देशभक्ति की भावना है। ऐसा सोचकर हालदार साहब बड़े भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू भी आ गए, यानी इमोशनल हो गए। बच्चों, अब बाल गोविंद भगत ये अगला पार्ट है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित है। इस पूरे पाठ में क्या बताया है एक बार छोटा सा इंट्रो दे देता हूं, ताकि मैं जब डिटेल में समझाऊं तो आपको ये पाठ और अच्छे समझ में आए। दरअसल एक कैरेक्टर है, एक नाम है आदमी का, जो है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की उम्र लगभग 60 साल की रही होगी, और उस समय उनकी स्थिति क्या है, उनके बारे में क्या क्या बताया लेखक ने। एक तो बताया उनकी वेशभूषा, एक उनका गायन, यानी बहुत अच्छा गाते थे, और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें, और उनके परिवार के बारे में कि उनके परिवार में कौन कौन है, और वो उनका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। ये सारी चीजें अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जल्दी से देखिए। देखो बच्चों, बाल गोविंद भगत एक कैरेक्टर हैं जिनकी उम्र लगभग 60 साल की रही होगी, और उनकी वेशभूषा क्या होती थी, कमर पर एक लंगोटी पहनते थे और ऊपर यानी ऊपर के हिस्से पर एक कंबल ओढ़ लिया करते थे जब सर्दी आती थी। गर्मी में तो वो भी नहीं ओढ़ते थे, सर्दी में एक कमली ओढ़ ली जाती थी जो कि ठंड से बचाए बस उन्हें, बस इतना ही उनकी जो वेशभूषा थी। उनके चेहरे की बात करें तो उनकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी या बड़े बड़े बाल तो नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक से। अब इसके अलावा गृहस्थ थे वो, ये तो आपको अभी पता चल ही जाएगा कैसे वो गृहस्थ थे। मतलब बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, उनके परिवार में उनकी पतोहू थी, पतोहू होती है बेटे की पत्नी, और बेटा था, ये 2 लोग थे, इसके अलावा और कोई नहीं था। उनकी पत्नी रही होगी तो इस पाठ में कहीं जिक्र नहीं है, तो सिर्फ ये 3 सदस्य के बारे में जिक्र है। ये उनका परिवार था, खेती बाड़ी करते थे और वहीं उसी से ही वो अपना भरण पोषण कर रहे थे। इसके अलावा ये तो हो गए उनके परिवार के सदस्य। इसके अलावा वो कबीर को साहब मानते थे, कबीरदास जी को वो अपना भगवान मानते थे। साहब मानने का मतलब भगवान मानना, और इतनी श्रद्धा थी उनकी कबीरदास जी पर कि वो उनको साहब कहते ही नहीं थे बल्कि मानते भी थे, यानी भगवान मानते थे। अपने खेतों में जितनी भी फसल होती थी वो सब उस भगवान के मंदिर में चढ़ा दिया करते थे, कबीर मठ को पर चढ़ा दिया करते थे। और जब वो चढ़ाते थे अपनी सारी फसल, जब भी वो चढ़ाते थे तब उनको थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में उसी फसल में से मिल भी जाता था, बस उसी से ही वो अपना भरण पोषण करते थे। सारी फसल इसीलिए चढ़ाते थे कि ये तो उनका दिया हुआ है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये तो उनका है, ऐसा कहकर उनके मंदिर में वो चढ़ा दिया करते थे। थोड़ा बहुत मिल जाता था, उसी से अपना पूरा साल भरण पोषण करते थे। ये था उनका व्यवहार। इसके अलावा और भी व्यवहार बताऊं तो कबीरदास जी का व्यवहार बिल्कुल खरा था।
एक बार भी झूठ नहीं बोलते थे, गुस्सा नहीं करते थे, यहां तक कि किसी के खेत में शौच तक नहीं जाते थे, किसी की चीज को बिना छुए छूते तक भी नहीं थे। इतना खराब व्यवहार था उनका। और उनके मधुर गान की बात करें तो उनका जो गला था इतना सुरीला कि सारे गांव वासी आकर्षित हो जाते थे। खेती करते थे, खेती सारा साल चलती थी, आषाढ़ हो, भादो हो या कार्तिक हो। और कार्तिक में तो प्रभातियां करते थे, प्रभातियां यानी मधुर गान गाया करते थे, भजन गाया करते थे। और भजन सिर्फ सिर्फ कबीरदास जी के प्रभातियों के रूप में वो गाया करते थे। प्रभातियां वैसे सुबह सुबह निकलती हैं, सुबह सुबह एक रैली सी निकलती है जिसमें जिसमें भजन गाए जाते हैं, उसको कहते हैं प्रभातियां। तो ये काम उनका हर साल 2400 घंटे हमेशा ही रहता था। यानी बाल गोविंद भगत के मेन जो काम था वो यही था, कबीर को भगवान मानना और उन्हीं की भक्ति करना। तो यहां तक अब हम पढ़ चुके हैं, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आगे के पैराग्राफ में गर्मियों की बात की गई है कि गर्मी, जब बाल गोविंद भगत की यहां गर्मियां हुआ करती थी, उनकी जो सांझ हुआ करती थी, शाम हुआ करती थी, गर्मियों की सांझ, तो वो इतनी ठंडी हुआ करती थी। ठंडी किस तरह से? दरअसल उनके गायन, उनका गला इतना सुरीला था कि किसी को गर्मी महसूस नहीं होती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार उनका बेटा जो था, इकलौता बेटा था, थोड़ा बोदा सा भी था, यानी थोड़ी अकल थोड़ी कम थी, मंद बुद्धि कह सकते हो आप। तो ऐसे को वो बहुत ज्यादा लगाव रखते थे बाल गोविंद भगत। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा रखवाली की जरूरत है ऐसे बच्चों पर, ऐसे बच्चों को। तो ऐसा सोचकर अपने बेटे पर बड़ा प्यार लुटाते। लेकिन जब उनका बेटा मरा तो वो उत्सव मना रहे थे, गायन कर रहे थे, बहुत खुशियां मना रहे थे। अब ये बात हैरानी भरी थी। लेखक भी बड़ा हैरान होता है कि लगता है बाल गोविंद भगत पागल हो गए, लेकिन वो पागल नहीं हो गए थे। उनका कहना था दरअसल ये तो उत्सव मनाने का दिन है, इसमें रोने धोने वाली क्या बात है। हालांकि उनकी जो पुत्र वधू थी यानी बेटे की पत्नी, वो रो रही थी, उनको भी वो खुशियां मनाने के लिए कह रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? दरअसल उनका मानना था कि आज तो आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इस दिन तो खुशियां मनानी चाहिए। आत्मा परमात्मा से मिल गई है, आज तो उनका मिलन हो गया है, मतलब मेरे बेटे के अंदर जो आत्मा थी वो तो परमात्मा से जा मिली, ये तो खुशियां मनाने का दिन है, तो आज रोना धोना कैसा। तो वो बड़ा खुश थे, खुशियां मना रहे थे, गायन कर रहे थे, भजन ही भजन गा रहे थे। ये थे बाल गोविंद भगत, ऐसे थे बाल गोविंद भगत। आगे जब बेटा मरा तो उनका जो क्रियाक्रम था वो भी बहुत बड़ा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि बहुत मंत्र का उच्चारण किया हो, ऐसा किया हो, वैसा किया हो। पतोहू से ही अग्नि दिलवाई। पतोहू मतलब बेटे की पत्नी, जो कि एक लेडी है, लेडी से कभी अग्नि नहीं दिलवाई जाती। लेकिन बाल गोविंद भगत इन सामाजिक परंपराओं को नहीं मानते थे, कि उनका मानना था कि इसमें क्या बड़ी बात है, हम दोनों बराबर ही तो हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो पतोहू से अग्नि दिलवाई, और अग्नि दिलवाने के कुछ टाइम के बाद, मतलब जब बेटा मरा तो उसके कुछ टाइम के बाद भाई को बुलाया। किसके भाई को? उसकी पत्नी यानी बेटे की पत्नी को, पतोहू के भाई को बुलाया और ये कहकर उसके साथ भेज दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। मतलब वो विधवा विवाह को भी नहीं मानते थे। ऐसा भी नहीं करते थे कि ये विधवा हो गई अब तो ये शादी नहीं करेगी। ये सामाजिक परंपराएं वो बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अभी तो इसकी काफी उम्र बाकी है, ये यहां रहकर करेगी क्या, इसकी दूसरी शादी कर दो। ऐसा कहकर उसको अपने भाई के साथ भेज दिया। उसके भाई के साथ भेजने के बाद एक बार ऐसा हुआ, अब वो घर में अकेले खुद ही सारा काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे। और उनका एक नियम भी था, क्या कि हर वर्ष गंगा स्नान जरूर जाते थे। जो गंगा 30 कोस दूर थी, 30 कोस पर दूर थी, और पैदल ही जाया करते थे। और वहां ना तो रास्ते में कुछ खाया करते थे, ना ही कुछ ऐसा वैसा लिया करते थे। तो 30 कोस पर जाना और आना लगभग 4-5 दिन लग जाते थे उन्हें। और ये 4-5 दिन वो ना तो कुछ खाते थे और ना ही कुछ ऐसा वैसा लिया करते थे जिससे उनका पेट भर जाए। अब जब वो इस बार लौट कर आए तो वो बीमार हो गए। तो अब उनकी रखवाली कौन करे, कौन देखभाल करे? अब हुआ ये, उनकी जो दिनचर्या थी वो उनको वैसे ही फॉलो करते थे। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी डेली रूटीन्स को ब्रेक किया हो कि आज तो बीमार है, आज नहाते नहीं है, ऐसा कभी नहीं किया। आज थोड़ा कम काम कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं किया। उनकी दिनचर्या उतनी ही वैसी ही सटीक होती थी जैसे हर रोज है, चाहे वो कितने ही बीमार हो। उन्होंने गीत भी गाए, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनके गीत गांव वासियों ने नहीं सुने। अब वो जब वहां जाकर उन्होंने देखा तो बाल गोविंद भगत का बंजर शरीर पड़ा था, यानी निर्जीव शरीर पड़ा था, वो मर चुके थे। ये थी बाल गोविंद भगत की कहानी। बच्चों, लेखक का नाम क्या था इस पाठ का? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे यहां तक भी मुझे सुन रहे हैं। अब लखनवी अंदाज। बच्चों, ये पाठ लिखा है यशपाल जी ने। यशपाल जी ने इस पूरे पाठ में एक कैरेक्टर का वर्णन किया है, जो है नवाब साहब। नवाब साहब लेखक को मिले थे एक ट्रेन में जब वो चढ़े और उनके साथ क्या बीता लेखक और नवाब साहब के बीच, उसी के बारे में ये कहानी है। देखते जाइएगा। देखो बच्चों, लेखक एक बार सेकंड क्लास के डिब्बे में
बैठ गया, यानी रेल का ही एक डिब्बा था जिसमें लेखक वहां बैठ गए। बैठने के बाद देखा तो नवाब साहब वहीं पर ही बैठे हुए हैं। एक नवाब साहब हैं जो 2 खीरे लिए हुए हैं, 2 खीरे उन्होंने ले रखे हैं। अब नवाब साहब के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूं। दरअसल लखनऊ के लोग नवाब साहब होते हैं। नवाब पहले हुआ करते थे, यानी एक तरह के राजा महाराजा, यहां एक उनकी सल्तनत थी। अब धीरे धीरे जमाना बदल गया, राजा महाराजा तो रहे नहीं, आजकल राजाओं का शासन है नहीं, तो लेकिन आज भी बहुत से ऐसे नवाब हैं जो अपने आप को राजा ही मानते हैं, अपने आप को अमीर ही मानते हैं, ऐसा वो बिहेव भी वैसा ही करते हैं। तो लेखक को वो ऐसे ही नवाब साहब मिल गए। अब सारे एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन लेखक को ऐसे नवाब साहब मिले जो अपने आप को रईस दिखाते हैं। अब ऐसे नवाब साहब के सामने 2 खीरे रखे हुए हैं। अब लेखक को देखकर नवाब साहब थोड़े हिचकिचा गए। क्यों हिचकिचाए? दरअसल वो अपने आप को अमीर दिखाना चाहते हैं और 2 खीरे जो उनके सामने रखे हुए थे, वो खीरे जैसी तुच्छ वस्तु कौन खाता है, मतलब ये तो गरीबों का शौक है, ऐसा उनको भी पता है। नवाब साहब अपने आप को अमीर अब दिखाएं कैसे, तो इसीलिए वो हिचकिचा रहे थे। अब नवाब साहब ने लेखक जब वहां पर चढ़े तो नवाब साहब ने थोड़ी सी भी तकल्लुफ नहीं उठाई कि उनकी तरफ से देखे, हाय हेलो करे। उन्होंने खिड़की से बाहर झांकना शुरू कर दिया। किसकी खिड़की से? जिस ट्रेन में वो बैठे थे। अब वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो अब धीरे धीरे समय बीता। अब उनको लगा, किनको? नवाब साहब को, कि ये खीरे खाने तो है लेकिन खाए कैसे? अगर खा लेंगे तो गरीब वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, ये तो तुच्छ वस्तु है, ये तो बहुत सस्ती वस्तु होती है। तो अब वो सोच रहे हैं। अब सोचते सोचते उन्होंने प्लानिंग बनाई कि अगर मैं इसको भी खिला दूं, यानी ये भी मेरे साथ खाने लग जाए, तो हम दोनों एक लेवल के हो जाएंगे। नहीं तो अगर मैं खा लूंगा तो ये भी तो अमीर दर्शा सकता है मुझसे। तो अब वो उनको मिलाना चाहते थे, ये या यूं कह लें कि उनको खिलाना चाहते थे अपने साथ। तो उन्होंने पूछा खाने के लिए। लेखक ने मना कर दिया कि शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें खीरे नहीं खाने, ऐसा कहकर उसने उन्हें मना कर दिया। ठीक है, अब मना कर दिया, आगे क्या हुआ यहां तक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बच्चों कितने खीरे थे एक बार जल्दी से कमेंट करके ये भी तो बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कमेंट करते रहना। आगे देखो, अब नवाब साहब ने क्या किया, खीरे को उठाया, तौलिया जो उसके पास ही था, छोटा सा तौलिया था, उसके ऊपर बिछा लिया। किसके ऊपर? उसी टेबल के ऊपर जो सामने रखी हुई थी, उसके ऊपर खीरे रख लिए। चाकू से काटा खीरा और गोदना शुरू कर दिया। जब वो गोदते हैं तो झाग निकल जाती है, मतलब जैसे खीरे को काटा जाता है, छीला जाता है, सब कुछ वैसा ही किया। उसके पीसेस भी किए, यानी टुकड़े करना शुरू कर दिया। टुकड़ों पर जीरा नमक छिड़क दिया, उन फाकों पर, उन टुकड़ों को पर कह लो या फाकों पर जीरा नमक छिड़कना शुरू कर दिया। अब सब कुछ होने के बाद लेखक के भी और नवाब साहब दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। अब नवाब साहब ने एक बार और पूछ लिया कि किबला शौक फरमाए, मतलब क्या कृपया खा लें, लेकिन लेखक पहले ही मना कर चुके थे, तो आत्मसम्मान में मना करना पड़ा, क्योंकि पहले भी तो मना ही कर चुके थे, तो अब भी उन्होंने मना कर दिया। अब नवाब साहब पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने खीरे को उठाया, खीरे के टुकड़े को उठाया और सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेखक को बड़ी हैरानी हुई, ये क्या कर रहे हैं। अब उन्होंने एक फाक को ही नहीं, एक टुकड़े को ही नहीं, ऐसे कर करके एक एक टुकड़े को उठाया, सूंघा और खिड़की से बाहर, उठाया, सूंघा और खिड़की से बाहर, ऐसा करते 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 सारे खीरे खत्म कर दिए। मतलब एक भी खाया नहीं, बस सूंघ सूंघ कर बाहर फेंक दिया। वो दरअसल ये दिखाना चाहते थे कि ऐसी तुच्छ वस्तु, ऐसी छोटी चीज, ऐसी सस्ती सी चीज तो हम खाते नहीं, सिर्फ सूंघते हैं बस। लेखक बड़ा हैरान हुआ। अब लेखक सोच रहा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये सूंघने से ही पेट भी भर जाए। और अब ये वो सोच ही रहे थे कि कुछ टाइम ही बीता था, उनका पेट भर भी गया। दरअसल उन्होंने एक डकार लिया, एक दिखावा किया नवाब साहब ने, जैसे हमारा पेट भर गया हो। उनके अंदर से डकार निकला। तो अब लेखक को एक हैरानी भी हुई और उनकी आंखें भी खुल गई कि जो मैं पहले सोचा करता था, क्या कभी कोई ऐसी कहानी बन सकती है, कैसी कहानी कि जिसमें ना तो कोई घटना हो, ना कोई पात्र हो, ना कोई विचार हो। ऐसी कोई कहानी हो सकती है और न ही कोई पात्र हो, ऐसी कोई कहानी कभी कोई बन ही नहीं सकती, ऐसा लेखक सोचते थे। लेकिन अब उस नवाब साहब को देखा, तब उन्होंने सोचा कि जब बिना खाए ये पेट भर सकते हैं सिर्फ सूंघने से, तो क्या बिना विचार, बिना कहानी, बिना घटना, बिना पात्रों के क्या ये कहानी नहीं लिख सकते? ये लिख सकते हैं, ये ऐसा काम यही कर सकते हैं। तब ये बात कहते हुए यहां पर पाठ खत्म हो जाता है। दरअसल यहां पर 2 चीजों के बारे में वर्णन था। किस किस के बारे में? पहली चीज तो नवाब साहब की अमीरी की, जो है नहीं लेकिन दिखावा इतना ज्यादा करते हैं कुछ नवाब साहब। दूसरी चीज वो दिखाना चाहते थे कि क्या ऐसी कहानी बन सकती है, कि कैसी कहानी जिसमें ना तो कोई घटना हो, ना कोई पात्र हो। तब उन्होंने साबित किया कि ऐसी कहानी ऐसे लेखक लिख सकते हैं।
तो ये दो बातें थी। अब एक कहानी यह भी जिसको लिखा है मन्नू भंडारी जी द्वारा। देखो बच्चों, इस पूरी कहानी में लेखिका ने अपने बारे में बताया है। क्या बताया है? लेखिका ने इस पूरे पाठ में कुछ चीजों का वर्णन है। पहली तो वो अपने पिता के बारे में बताती है, दूसरा माता के बारे में बताती है, तीसरा वो खुद के बारे में बताती है, और खुद के बारे में बताते हुए वो अपनी एक टीचर शीला अग्रवाल के बारे में बताती है। क्या वो कहानी है, क्या कुछ बताया है, एक बार जल्दी से सुनते जाइए। देखो बच्चों, लेखिका अपने पिता के बारे में बताती है शुरू में, यानी कुछ पैराग्राफ्स में अपने पिता के बारे में बताती हुई शुरू में क्या लिखती है कि मेरे पिताजी का व्यवहार कैसा था। दरअसल पिताजी का शक्की स्वभाव था, यानी हमेशा बात बात पर वो शक किया करते थे। मतलब किसी टाइम पर वो ऐसे थे नहीं, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक स्थिति खराब हुई, आर्थिक स्थिति यानी पैसों का अभाव हुआ, तो धीरे धीरे उनके पिता शक्की स्वभाव के हो गए। इसका बहुत बड़ा कारण था विश्वासघात। उन्होंने अपनों के साथ नहीं, अपनों से विश्वासघात लिया है, जिसकी वजह से उनका व्यवहार ऐसा हो गया कि वो हर बात पर शक करने लगे हैं। तो उनकी चपेट में, यानी शक की चपेट में अब वो उनके परिवार वाले ही आते रहते हैं, जिनमें वो लेखिका भी हैं, लेखिका की माँ भी हैं, सब। तो उनका व्यवहार इस तरह का था। अब लेखिका का व्यवहार के बारे में वर्णन किया है कि लेखिका कहती है कि मेरा व्यवहार भी कुछ कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक, मतलब मैं अपने पिता से काफी कुछ ग्रहण कर चुकी हूं, जैसे मेरे पिताजी वैसे ही मैं भी होती जा रही हूं। लेकिन मेरी मां का स्वभाव कैसा था? मेरी मां बिन पढ़ी थी, उनमें सहन शक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में थी। मतलब वो अपने पति और अपने बच्चों के फरमाइशों को हमेशा पूरा करने में तत्पर रहती थी। ऐसी थी मेरी मां। और लेखिका के घर में उनकी मां, उनकी पिता, ये ही नहीं, इसके साथ साथ लेखिका ने अपने भाई बहनों के बारे में भी बताया है। उनके घर में 5 भाई बहन थे, वो उनके साथ खूब खेले हैं, यानी लेखिका खूब खेल खेली है, लेकिन वो भाइयों के साथ कम, अपनी बहनों के साथ ज्यादा। अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाइयों के साथ खेली नहीं है, लेकिन भाइयों का जो दायरा था वो घर से बाहर भी था। घर से बाहर मतलब उनके जो पिता थे वो ये कहते थे कि लड़कियों को घर के भीतर तक ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हालांकि उस टाइम घर एक मोहल्ला ही हुआ करते थे, ऐसा घर नहीं कि बस एक 4 दीवारी का घर है वहीं रहना है। वो पूरा मोहल्ला एक परिवार हुआ करता था एक टाइम पर, तो वो पूरा मोहल्ले तक आने जाने में कोई बंदिश नहीं थी लेखिका को, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकते थे लड़कियां, है ना, ऐसा पहले हुआ करता था। और लड़कों की बात करें तो लड़के मोहल्ले से बाहर भी जाया करते थे। तो लेखिका कहती है कि हम भाइयों के साथ खेले हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, उनका दायरा थोड़ा घर के बाहर या मोहल्ले से बाहर ही हुआ करता था, लेकिन हम खूब खेल खेले हैं। लेकिन एक बात और बता देता हूं कि पिता ये तो कहते थे कि 4 दीवारी को लड़कियों से बाहर नहीं मोहल्ले से बाहर नहीं जाना चाहिए लड़कियों को, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि वो रसोई से दूर रहें और देश में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये आजादी से पहले का टाइम था, तो देश में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में लड़कियों को भी जानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये उनकी उम्र है, ऐसा उन्हें भी करना चाहिए। तो ऐसा वो कहते थे। लेखिका की जब बड़ी बहन की शादी हो गई, यानी सब भाई बहन जब शादीशुदा हो गए, तब पहली बार उसके पिता लेखिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब उससे पहले वो उनकी जो बड़ी बहनें थी, लेखिका की जो बड़ी बहनें थी, उनके ऊपर ही ध्यान केंद्रित रहता था। क्यों? क्योंकि वो उनका जो कलर था, उनका जो रंग था वो गोरा था और लेखिका काली थी। पिताजी काला रंग को पसंद नहीं करते थे। तो अब सबकी शादी होगी, लेखिका अकेली है घर में, भाई है नहीं, भाई कहीं बाहर रहते हैं और बहनों की शादी हो चुकी है, तो पहली बार ध्यान केंद्रित हुआ लेखिका पर। अब लेखिका को समझाते थे कि तू रसोई से दूर रहा कर, रसोई तो भटियार खाना है। भट्टी जहां पर जलती रहती है ना, उसको भटियार खाना कहते हैं। अब भटियार खाना क्यों कहते थे? दरअसल उनको ऐसा लगता था कि यहां हमेशा भट्टी जलती रहती है, ये तो एक टैलेंट को खत्म या प्रतिभा को खत्म करने की मशीन है, या एक ऐसी 4 दीवारी है जहां पर प्रतिभा खत्म हो जाती है, इसीलिए वो रसोई को भटियार खाना कहते हैं। भटियार खाने का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया, जहां पर भट्टी जलती रहती हो उसे भटियार खाना कहते हैं। अब आगे देखो, लेखिका धीरे धीरे उनकी बातें सुन रही थी, समझ रही थी, लेकिन अब वो कॉलेज जाना शुरू कर दिया है उसने, लेखिका ने। अब कॉलेज के प्रिंसिपल का एक पत्र आ गया। अब पत्र में क्या लिखा है? ये लिखा कि उनके जो पिता हैं, यानी उनके पिता के नाम ये चिट्ठी थी कि वो आकर बताएं प्रिंसिपल को, या कॉलेज में आकर ये बताएं कि इसको हम कॉलेज से क्यों ना निकालें, इसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना करें, ये हमें बताएं उनके पिता आकर। ये पत्र में लिख दिया गया। अब उसके पिता ने जब ये पत्र पढ़ा तो आग बबूला। क्यों? कि ये काम तो कभी हुआ ही नहीं, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है उनमें एक भी तो बच्चा ऐसा नहीं था जिनकी शिकायत मिले, लेकिन लेखिका ने तो नाक ही कटवा दी। ऐसा सोचकर बहुत गुस्सा हो रहे थे और वो
अगले दिन कॉलेज में भी जाते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं कि आखिर क्या बात हो गई। तब वो बताती हैं कि ये एक ऐसी लड़की है जिसके इशारे पर पूरा कॉलेज जैसा चाहता है वैसा करता है। मतलब जैसा लेखिका कहेगी वैसा ही, यानी मन्नू भंडारी कह सकते हो, लेखिका तो बाद में बनी, मन्नू भंडारी जैसा कहती हैं वैसा ही ये करते हैं। मतलब बाकी बच्चे वैसा ही फॉलो करते हैं। ये कहती है कि बाहर हड़ताल करेंगे तो बाहर हड़ताल करना शुरू कर देते हैं। अब ये बात सुनकर पिता बड़े हैरान हुए, खुश हुए कि अरे वाह, मेरी लड़की विशेष हो गई, मतलब खास बन गई, लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर आ गई। ऐसा सोचकर बड़ा खुश हुए और प्रिंसिपल को कहकर आए कि ये तो आजकल के देश की पुकार है। मतलब ये तो आजादी का माहौल चल रहा था, उस टाइम पर आजादी मिली भी नहीं थी, तो लेखिका ये काम कर सकती है। ये बात सुनकर बड़े हैरान हुए, खुश हुए और ये बात सोचकर वो वापस आए। लेखिका को जब पता चला पिता के गुस्से के बारे में कि गुस्से में गए थे और बाद में बड़ा खुश होकर आए हैं, ये बात सुनकर बड़ा हैरान होती है, बड़ा सांत्वना मिलती है उसे कि अच्छा हुआ ऐसा हुआ, नहीं तो मेरा क्या होता। अब एक बार और घटना हुई, लेकिन बच्चों अभी अभी पिता रसोई को क्या कह रहे थे, रसोई को क्या कहकर बुलाते थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन भी रहे हैं और याद भी रखते जा रहे हैं। अब आगे देखो, एक घटना और हुई लेखिका के साथ ऐसी ही कुछ। लेखिका हड़ताल करवा रही है, हड़ताल करवाते करवाते सारा पूरा जो गांव था, पूरा जो शहर था, हड़ताल कराने में व्यस्त था। जो हड़ताल नहीं कर रहे थे उनकी दुकानें जबरदस्ती बंद करवाई जा रही थी। ये इस काम में लेखिका भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। लेखिका की उम्र अभी छोटी थी, लेकिन उसने चौराहे पर एक भाषण दिया। भाषण सुनकर लेखिका के जो पिता हैं उनके एक मित्र थे जो कि दकियानूसी थे, वो भी सुन रहे थे उस भाषण को। सुनते सुनते वो लेखिका के पिता के पास आ गए। दकियानूसी का मतलब होता है जो पुरानी परंपरा को निभाते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, यानी जो पुराने ख्यालातों के हैं। तो वो जब उनके पिता के पास आए और उनके पिता को ये बात बताई कि वो तुम्हारी जो लड़की है ऐसे ऐसे भाषण दे रही है, क्या तुमने अपनी लड़की को यही सिखाया है कि वो ऐसे ऐसे भाषण देना, रैलियों में हिस्सा लेना, हड़तालें करवाना, जुलूस करवाना, ये सब काम करे, ऐसा जो कान भरने वाली बात होती है ना वो करके चले गए। लेखिका के पिता बहुत गुस्से हुए कि उनको बस शिकायत मिल गई इस चीज की कि कोई बाहर का आदमी शिकायत करके चला गया। इस बात पर बहुत गुस्सा हुए। अब वो गुस्से में भन्ना रहे हैं, गुस्से में बहुत ज्यादा उबल रहे हैं। अब लेखिका का इंतजार हो रहा है। लेखिका तो अभी आई नहीं, लेकिन लेखिका के आने से पहले उनके एक और मित्र आ जाते हैं। क्या नाम है उनके? एक अभिन्न मित्र है डॉक्टर अंबालाल। अभिन्न मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, बहुत घनिष्ठ मित्र थे वो। घनिष्ठ मित्र जब वो आए, अंबालाल जी ने उस लेखिका का भाषण सुना था, तो वो बड़ी तारीफ करने लगे कि वाह भंडारी जी, कमाल कर दिया आपने, तो आपकी लड़की तो बहुत कमाल की है, ऐसा ऐसा भाषण दे रही है, क्या मजेदार भाषण है, रियली बहुत प्राउड फील हो रहा था मुझे। तो ऐसा कह कहकर उसकी यानी लेखिका की इतनी तारीफ कर दी कि लेखिका के पिता का जो गुस्सा था वो सब धीरे धीरे गायब होने लगा और वो जो गुस्सा था गर्व में बदलने लगा। ये बात लेखिका को जब पता लगी तो वो और ज्यादा अपने आप को सांत्वना महसूस करने लगी, या यूं कह लो कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा मेरे साथ हो गया। हालांकि ये बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आपको मैंने छोटे रूप में बहुत कुछ बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनते रहना। अब आगे क्या हुआ, एक बार उनकी एक मैडम थी शीला अग्रवाल, बहुत प्रभावित थी लेखिका उन मैडम से, या यूं कह लो उस अध्यापिका से। हिंदी की प्राध्यापिका थी वो, शीला अग्रवाल से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने काफी कुछ सिखाया, खासतौर पे दो चीजें। एक तो साहित्य पढ़ना, यानी ये जो बुक्स होती हैं वो कैसे पढ़ी जाती हैं, लेखक का चुनाव कैसे किया जाता है, ये सब चीजें उन्होंने सिखाई। एक ये जो आंदोलन में हिस्सा लेना है या देश के लिए कुछ कर गुजरना है, ये बातें उनको सुनाती रहती थी या प्रेरित करती रहती थी, मोटिवेट करती रहती थी शीला अग्रवाल। अब हुआ ये कि 1947 की बात है, शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाल दिया, एक आरोप लगाकर कि ये लड़कियों को भड़काती हैं। अब ये बात सुनकर लेखिका बड़ी दुखी हुई, लेकिन वो कहां मानने वाली थी। पूरे कॉलेज की लड़कियों को इकट्ठा किया और हड़ताल कर दी कि हम क्लास में जाएंगे ही नहीं, स्ट्राइक पर बैठ गए। अब ये हुड़दंग देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल बेचारी क्या करती, अब वो उसको वापस बुलाना पड़ा, यानी शीला अग्रवाल को वापस बुलाया। अब ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन एक उससे भी बड़ी खुशखबरी आ गई थी। क्या? 15 अगस्त 1947 का दिन आ गया था, यानी ये एक बहुत बड़ी खुशी का अवसर था, देश आजाद हो गया था। तो ये जो शीला अग्रवाल की जो वापसी थी ना, ये खुशी छोटी पड़ गई थी इस खुशी के सामने। ये बात लेखिका एंड में बताती है। अब बात करते हैं माता का अंचल से, यानी शुरुआत कर रहे हैं इस पार्ट, पहला पार्ट है माता का अंचल। माता का अंचल का एक इंट्रो दे देता हूं, यानी कि एक शॉर्ट में आपको ये पूरा पाठ बता देता हूं, फिर हम और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस पाठ के बारे में। दरअसल माता का अंचल पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। शिवपूजन सहाय जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है, यानी जब वो छोटे थे उस जीवन के बारे में इस पाठ में जिक्र है। लेखक जब छोटे थे अपने पिता के साथ बहुत ज्यादा रहते थे। बहुत ज्यादा रहने का मतलब
जैसे अक्सर छोटा बच्चा होता है जब, तो वो अपनी माता के साथ ज्यादा रहता है, माता के साथ ही खाता है, पीता है, रहता है, खेलता है। इसी तरह से माता के साथ, माता के आंचल में ही बंधा रहता है। लेकिन लेखक के साथ थोड़ा उल्टा था, यानी लेखक अपनी माता के साथ कम रहे, पिता के साथ ज्यादा रहे। पिता के साथ ही रहना, पिता के साथ ही खाना, पिता के साथ ही घूमना, इन पिता के साथ ही हमेशा लगे रहना। रहते तो वो एक ही घर में थे, माता पिता दोनों एक ही घर में थे, लेकिन ज्यादा लगाव लेखक का पिता के साथ था। उसी के बारे में ये पाठ है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात माता का अंचल, यानी पाठ तो पिता के बारे में, लेकिन नाम रखा गया माता का अंचल। ऐसा क्यों? इसी के बारे में ये हम पढ़ेंगे पाठ को, लेकिन थोड़ी डिटेल में। देखो बच्चों, लेखक जब बच्चा था ना, तो उसके पिता के साथ बहुत लगाव था उसे। पिता अक्सर उसको नहलाते थे, तैयार करते थे, सब कुछ पिता ही किया करते थे। माता का थोड़ा बहुत संबंध था एक बच्चे के साथ। पिता लेखक को भभूत लगाते थे। भभूत क्या होता है? दरअसल राख की का ही एक तिलक होता है जो माथे पर लगता है। उस तिलक को लगा देते थे जब, तो लेखक ऐसा लगता था जैसे कोई भोलानाथ हो। भोलानाथ यानी भगवान शिव लगते थे। भगवान शिव क्यों लगते थे? क्योंकि उनकी लंबी लंबी जटाएं थी भगवान शिव की। ऐसे ही लेखक की भी लंबी लंबी जटाएं थी। जिस तरह से भोलानाथ यानी भगवान शिव एक भभूत का तिलक लगाते थे, वैसे ही लेखक भी लगा लिया करता था। तो बिल्कुल भोलानाथ जैसे, या यूं कहें भगवान शिव जैसे ही लगते थे। लेकिन उनका असली नाम यानी शिव पूजन सहाय तो ये बाद में पढ़ा, लेकिन उससे पहले लेखक का नाम था तारकेश्वर नाथ। जब वो छोटे थे, तारकेश्वर नाथ उनका असली नाम था। लेकिन प्यार से पिता उसको भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि वो भगवान शिव जैसे ही लगते थे। अब पिता के साथ इतना लगाव हो गया था, पिता के साथ ही रहना, यहां तक कि जब वो कहीं घूमने भी जाते या कहीं बाहर भी निकलते, तो भी वो बच्चा पिता के साथ ही रहता था। जब पिता मछलियों को दाना भी देने जाते या मछलियों को दाना डालने जाते थे, तब भी एक बच्चा यानी लेखक कंधे पर ही विराजमान रहता था। किसके? अपने पिता के। तो इस तरह से इतना लगाव हो गया था, यहां तक कि जब पिता रामनामा बही लिखा करते थे, यानी एक ऐसी किताब जिसमें राम 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 शब्द लिखे जाते हैं बार बार, उसको कहते हैं रामनामा बही। तो पिता जब रामनामा बही लिख रहे होते थे, तब भी लेखक उन्हीं के साथ बैठा होता था। और इतना ही नहीं, मछलियों को जब वो दाना खिलाने या आटे की गोलियां खिलाने जाते थे, आटे की गोलियां किस तरह से खिलाते थे, ध्यान से सुनो। वो क्या करते थे, छोटी छोटी पर्चियों पर राम राम लिख देते थे, और उन्हीं छोटी पर्चियों को आटे में मिलाकर, या यूं कह लो आटा के अंदर डालकर वो मछलियों को खिला दिया करते थे। ये उनका एक विश्वास था कि ऐसे ये मछलियों को भी मोक्ष मिल जाएगा, इन भगवान राम का ही जाप होगा। तो इस तरह से वो किया करते थे, तब भी लेखक उन्हीं के साथ रहते थे। और इतना ही नहीं, उन्हीं के साथ खेलते भी थे। जैसे कुश्ती लड़ना, कुश्ती जब लड़ते थे आपस में, यानी पिता और एक छोटा बच्चा जब कुश्ती लड़ते थे, तो पिता जानबूझकर हार जाते थे, यानी ताकि बच्चा खुश हो जाए। इस वजह से वो शिथिल पड़ जाते थे या हार जाते थे। बच्चा बड़ा खुश हो जाता था। मतलब बच्चे को खुश करने के लिए अथक प्रयास किया करते थे एक पिता। पिता अक्सर बाहर जब घूमने जाते तो इस तरह से पेड़ों की डाली में बिठाकर उसे बहुत हंसाया करते थे। तो कहने का मतलब, बच्चा पिता के साथ अत्यधिक लगाव रखता है, पिता के साथ ही रहता है, खाता है, पीता है। और भी बातें हम पढ़ेंगे। यहां तक जो मैंने अभी बताया वो हम यहां तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद के पैराग्राफ्स में क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले ही लेखक का नाम मैंने बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। आगे पढ़ते हैं। आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि पिता ही जब खाना खाने बैठते तो उस बच्चे को भी खिलाते, यानी जो काम मां का होता है वो पिता किया करते थे। मां जब झगड़ पड़ती ये कहकर कि तुम्हें खाना खिलाना ही नहीं आता, तुम तो बहुत छोटे छोटे कोर तोड़ते हो, छोटे छोटे निवाले उसको खिला रहे हो। उसको ऐसा लगता है जैसे मैंने तो बहुत कुछ खा लिया, इसने अभी कुछ खाया भी नहीं और तुमने इतने सारे निवाले भी खिला दिए। तो मां को ही पता होता है कि कैसे खाना खिलाना चाहिए, ऐसा मां कहती थी, और उसे और अच्छे से खाना खिलाती थी। किस तरह से कि ये देखो ये चिड़िया है, जल्दी से खा लो नहीं तो ये उड़ जाएगी। वो जल्दी जल्दी खा भी लेते थे। तो इस तरह से मां बड़े लाड प्यार से खेल खेल में उसको बहुत कुछ खिला दिया करती थी। तो ये एक मां का लगाव भी था बीच बीच में, लेकिन पिता के साथ ज्यादा रहना, पिता के साथ ही घूमना, खाना पीना, सब कुछ पिता के साथ ही हुआ करता था। और जब वह बच्चा खाना खा लेता था तो फिर वो खेलने निकल जाता था। तो बच्चों, ये अभी तक के पैराग्राफ्स में मैंने यहां तक का समझा दिया है। आगे के पैराग्राफ्स में क्या लिखा है वो भी सुनो। देखो, मां जब जबरदस्ती उसे तैयार करती थी, कभी कभी ऐसा भी तो होता था ना, तो
तैयार करने वाली माँ होती थी। माँ जब जबरदस्ती उसे तैयार करती थी, तैयार जबरदस्ती ही क्यों? क्योंकि बच्चा तैयार होने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब जब वो नहलाती थी, कंघी करा करती थी, उसके अलावा जब उसको तेल लगाया करती थी, इस तरह की जो क्रियाकलाप करती थी, तो बच्चा बहुत रोता था, बहुत रोता था, बहुत ज्यादा ही रोता था। रोते रोते वो अपने पिता के पास चला जाता था, बाहर चला जाता था। बाहर जब वो जाता था तो उसे खेलने वाला झुंड मिल जाता था, यानी उसी के ही दोस्त मिल जाते थे, और वह अपना रोना धोना भूल कर खेलने चला जाता था। ऐसे ऐसे करतब उसके साथ बहुत हुआ करते थे। और वो कोई खेल भी ऐसे वैसे नहीं, अलग अलग तरह के खेल खेला करते थे। किस तरह के खेल? जैसे कोई स्टेज पर प्ले करना। अब वो प्ले भी किया करते थे, नाटक किया करते थे। नाटक में ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे सोर्सेज थे। ये बात है बहुत साल पहले की, लगभग 100 साल पहले की बातें हैं। तो 100 साल पहले तो इतने ज्यादा सोर्सेज भी नहीं थे, खेल खिलौने वाले भी इतने ज्यादा नहीं थे। खेल खिलौने की बजाय वो क्या किया करते थे, अब स्टेज पर नाटक करना है तो वो क्या करते थे, वो एक चौकी लिया करते थे। चौकी कैसी? जिसमें हम बैठकर नहाते हैं, वो ले लिया करते थे। वही उनका रंगमंच बन जाती थी, यानी वही स्टेज बन जाती थी। और ऐसे ही उसी स्टेज पर कागज का टेंट लगा दिया जाता था। मतलब इतने कम सोर्सेज में भी वो इतना अच्छा प्ले कर लेते थे। वो छोटे बच्चे ही हैं और उनके पास इतने खेलने के सोर्सेज भी नहीं है, तो वो ऐसा ही किया करते थे। मिठाइयों की दुकान लग जाती थी उसी स्टेज के आसपास ही। और भी ऐसे ही मिठाइयों की दुकान में भी कैसे? अब मिठाइयां कहां से आए? वो मिठाइयां आती थी, जो ढेले होते थे ना, पत्थर, वो लड्डू बन जाते थे, पत्तों की पूरियां बन जाती थी। इस तरह से खेल उन्होंने बराबर खेले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो स्टेज की बात है, ऐसे ही वो घरौंदा भी बनाया करते थे। घरौंदा मतलब घर 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 जैसे खेलते हैं ना, वैसा ही घर घर कैसे बनाते थे? अब घर भी बनाया जाता था। घर बनाने के लिए दातुन के खंबे लगा दिया करते थे। दातुन के खंबे बन जाते थे। दिया सलाई यानी जो माचिस होती है ना, उनकी पेटियों के किवाड़ बन जाते थे। इस तरह के खेल वो अक्सर खेला करते थे। और इतना ही नहीं, इसी तरह से बारात भी निकाला करते थे। मतलब अलग अलग दिन की बात हो रही है, एक ही दिन में सारी चीजें नहीं। अब उनका मन आया एक दिन कि बारात निकालते हैं। अब बारात निकालेंगे तो कुछ तो चाहिएगा। बारात निकालने के लिए वो क्या करते थे, शहनाई बजाई जाती थी। अब शहनाई कैसे बजाई जाती थी? अमोले को घीसकर, अमोला घीसकर मतलब आम का ही एक पत्थर, आम के पेड़ का एक पत्थर होता है, उसको घीस लिया जाता है, वो शहनाई बन जाती थी। कनस्तर का तंबूरा बन जाता था। कनस्तर होता है ना, पिपा, पिपा जिसके कहते हैं, जिसमें तेल आता है, उसको कनस्तर कहते हैं। वो तंबूरा बन जाती थी। और टूटी चूहेदानी की पालकी बन जाती थी, मतलब उसमें दुल्हन बैठेगी। वो टूटे चूहेदानी ले लिया करते थे, वो उनकी पालकी हो जाती थी। ऐसे ही एक बकरे पर वो चढ़ लेते थे, बारात इधर से लेके उधर तक ले जाते थे। एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच गए, बारात दूसरे किनारे पे पहुंच गई। अब ऐसे ही वहां पर जश्न मनाया करते थे। इसी तरह की खेल वो अक्सर खेला करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक खेल और भी बताया है यहां पर खेती के बारे में, कि अब उनका मन हुआ कि खेती की जाए। अब खेती कैसे करें? खेती के लिए तो हल चाहिएगा। अब हल कहां से लाएं? हल उनका एक अंगूठा, वो एक जगह ले लिया करते थे, वही उनका खेत बन जाया करता था, और ये जो अंगूठा है उसका वो हल बना लिया करते थे। तो इस तरह के खेल वो बराबर खेला करते थे। इतना ही नहीं, एक बार तो बच्चों का झुंड खेलते खेलते एक जगह पर पहुंच गया, और वहां पर बादल ही बादल आ गए, बिजली कड़कने लगी। इतना डरावना माहौल हो गया कि सब बच्चे पेड़ से चिपक गए। बच्चों, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेखक के बचपन का नाम बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से मुझे सुन रहे हैं। आगे देखते हैं। अभी पाठ यहां तक कंप्लीट हुआ, इसके बाद के चैप्टर में क्या लिखा हुआ है वो भी सुनो। एक बार एक मूसन तिवारी था, जो कि बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी को थोड़ा सूझता कम था, अच्छा नहीं महसूस होता था उसे। अब उसको बच्चे चिढ़ाने लगे। जब उस बूढ़े आदमी को चिढ़ाया गया तो वो बूढ़ा आदमी पीछे दौड़ने लगा उन बच्चों के। बच्चे तो हाथ आए नहीं, लेकिन उनको पता था, इसको मूसन तिवारी को पता था कि इनका स्कूल कौन सा है। तो वो स्कूल में ही पहुंच गए, पाठशाला में ही पहुंच गए, और उनके जो गुरुजी थे, उनके जो टीचर्स थे, उनसे उनको डांट पड़वाई। इतना डांट पड़ी उनको कि वो बच्चा यानी वो लेखक बहुत ज्यादा ही रोने लगे। रोते रोते इतना रोए कि उसके पिता को स्कूल में बुलाया गया। पिता जब आए तो उनसे यानी गुरुजी से विनती की। क्या विनती की? क्या मैं इसे घर ले जाऊं? मतलब ये तभी चुप होगा जब मैं इसे घर ले जाऊंगा। तो वो जब रास्ते में ले जा रहे थे तो बच्चों का झुंड मिल जाता है, और बच्चे को झुंड को देखते ही वो लेखक बड़ा खुश हो जाता है। मतलब वो रोना धोना भूल जाता है और उन्हीं बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है। अब एक बार की घटना है, बच्चों का झुंड क्या कर रहा था, एक चूहे का बिल उनको दिख जाता है। चूहे के बिल को देखकर उनको लगता है कि अंदर चूहा ही होगा। उन्होंने क्या किया, पानी डालना शुरू कर दिया।
पानी डालने से हुआ क्या, सांप निकल आया। मतलब वो चूहे का बिल नहीं था, सांप का बिल था। सांप को देखते ही बच्चे तो बस इतना घबरा गए, इतना डर गए, सब डर कर भाग गए। या कोई भागते भागते बल्कि गिरने भी लगे, किसी के दांत टूटे, किसी के घुटने टूटे। ऐसे कर करके भागते दड़बड़ाते हुए गिरते पड़ते वो लहूलुहान हो गए। खास तौर पे लेखक जब लहूलुहान होकर अपने घर जाता है भागते हुए, पिता उसे दिख जाते हैं, बैठक में है, बैठक में पिता बैठे हुए हैं, सामने मां भी है दूसरी जगह पर। तो वो पिता के पास ना जाकर मां के आंचल में छिप जाता है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। अभी भी आवाज निकालना भी चाहते थे, लेकिन चाह कर भी आवाज निकल नहीं रही थी। पिता ने अपनी गोद में लेने की कोशिश की उस बच्चे को, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। मतलब वो आने के लिए तैयार ही नहीं था पिता की गोद में। मां के चंदोवे में वो छुपा बैठा था, यानी आंचल में छिपा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर उसे बहुत ज्यादा सुरक्षा महसूस हो रही थी। उसको जो डर लग रहा था वो थोड़ा कम हो रहा था, इसीलिए वो मां के आंचल में छिपा रहता है। ये पाठ का नाम भी इसीलिए रखा गया। चाहे पिता के साथ कितना ही लगाव हो जाए बच्चे का, लेकिन सुरक्षा तो एक मां के आंचल में ही मिलती है। बच्चों, लेखक जो खेल खेला करते थे, क्या कोई 2 खेल कमेंट में बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो जल्दी से कमेंट करो, मैं ये देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। माता का आंचल पाठ इतना ही था। अब हम चलते हैं दूसरे पाठ की तरफ। दूसरा पाठ का नाम था जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि एनसीईआरटी ने कट कर दिया है। वो अब न आकर अब तीसरा पाठ ही दूसरा पाठ है। तो मतलब साना साना हाथ जोड़ी पाठ को अब हम पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखा है मधु कांकरिया जी ने। मधु कांकरिया जी ने पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार शॉर्ट इंट्रो सुन लो, फिर हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, लेखिका गंगटोक से युमथांग जाना चाहती है। मतलब एक यात्रा करती है गंगटोक से, जो कि सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की ही राजधानी गंगटोक से वो युमथांग, जो कि 149 किलोमीटर दूर है, वहां पर वो सफर कर रही है। उस सफर के दौरान उसने क्या क्या नजारे देखे, क्या क्या उसे हैरानी हुई, क्या क्या थोड़ा थोड़ा दुख हुआ, इस तरह की बातें, यानी पूरी यात्रा का वर्णन इस पूरे पाठ में है, जिसके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, लेखिका पाठ की शुरुआत में गंगटोक में है, और गंगटोक में जब वो एक्चुअल में पहाड़ी इलाका है, यानी एक ऊंचे स्थान पर है, और जब वह ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ देखती है, मतलब पूरी बस्ती को देखती है, रात का समय है, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं उसे। एक्चुअली वो तारे नहीं है, वो लाइटें जल रही हैं घरों में। वो लाइटें जलती हुई ऐसे लगती हैं जैसे तारे टिमटिमा रहे हो। अब तारे तो टिमटिमाते हैं आसमान में, यानी ऊपर की तरफ, लेकिन लेखिका नीचे की तरफ तारे टिमटिमाते हुए देख रही थी। तो उसे ऐसा लग रहा था कि नीचे सितारे आ गए हैं, आसमान जैसे उल्टा हो गया है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। लेकिन इतना सुंदर नजारा था कि अंदर उसको शून्य सा महसूस हो रहा था। शून्य का मतलब ना तो उसके अंदर अच्छी भावनाएं थी, ना ही बुरी भावनाएं थी। अंदर बिल्कुल स्थिर हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष मिल गया हो, ऐसा उस लेखिका को महसूस हो रहा था। उसने एक प्रार्थना सीखी थी। क्या प्रार्थना सीखी थी? साना साना हाथ जोड़ी। ये एक्चुअल में एक नेपाली लैंग्वेज है, एक तरह की प्रार्थना है नेपाली में। वो प्रार्थना उसने सीखी थी एक नेपाली युवती से। नेपाली ही एक लेडी थी जिसने लेखिका को एक प्रार्थना सिखाई थी, साना साना हाथ जोड़ी, ऐसा बोलना सिखाया था। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब क्या है? छोटे छोटे हाथ जोड़कर, इसका मतलब ये है। लेखिका जब गंगटोक में ही अगली सुबह उठती है तो वो भागकर बालकनी में जाती है। क्यों जाती है? उसको किसी ने बताया था अगर मौसम साफ हो ना तो कंचनजंगा दिखाई देगी। कंचनजंगा जो कि विश्व का तीसरा पर्वत है, जो सबसे बड़ा है, तो वो उसे देखना था। लेकिन 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 आसमान साफ नहीं था, इसीलिए कंचनजंगा दिखाई नहीं दिया। अब लेखिका युमथांग के लिए निकल जाती है। युमथांग जो कि गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर है, और वह एक जीप पर सवार होकर जाती है। जीप पर बैठी हुई, अब जीप को चलाने वाला कौन है? जितेंद्र नार्गे, जो कि एक ड्राइवर है। ड्राइवर भी है और गाइड भी है, दोनों ही काम एक ही आदमी कर रहा है। जितेंद्र नार्गे उसका नाम है। जितेंद्र नार्गे वहां की सारी स्थितियों को स्पष्ट भी कर रहा है, उनको गाइड भी कर रहा है, और काफी कुछ वहां की स्थितियों के बारे में बता भी रहा है। और उसने, यानी लेखिका ने, बहुत सुंदर सुंदर नजारे देखे रास्ते में। लेकिन रास्ते में उसे एक पताकाएं दिखी, यानी छोटे छोटे झंडे दिखे, जो कि 108 पताकाएं लगाई जाती हैं वहां पर। ये बुद्धिस्ट की एक पहचान कह लो। जब भी कोई बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहां पर 108 सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं। सफेद पताकाओं को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहां पर किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हुई है। सिर्फ सफेद ही पताकाएं नहीं थी, वहां कहीं कहीं रंगीन पताकाएं भी थी। अब रंगीन पताकाओं का फहराने का मतलब यह होता है कि वहां पर कोई ना कोई अच्छा शुभ अवसर है, या विवाह होगा, या कोई बच्चे का जन्म हुआ होगा, इस तरह का शुभ अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। और इन पताका को उतारा नहीं जाता कभी भी, वो अपने आप ही स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं धीरे धीरे समय के अनुसार।
और अब जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े तो वहां पर एक चक्र दिखा। जितेन नारगे ने बताया, यानी ड्राइवर ने बताया कि ये प्रेयर व्हील है। प्रेयर व्हील कैसा प्रेयर व्हील? इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा जितेन नारगे ने बताया। लेखिका बड़ी हैरान हुई। क्यों? क्योंकि चाहे समतल इलाका हो चाहे पहाड़ी इलाका हो, पूरा भारत एक ही तरह के विश्वास और अंधविश्वास करता है। मतलब यहां पर भी विश्वास अंधविश्वास ये सब कुछ फैला हुआ है। कहने का मतलब यहां पर जो लोग सोचते हैं कि इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं, समतल इलाके में भी तो ऐसा ही होता है कि किसी नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये सब आत्माएं एक जैसी ही है पूरे भारत की। तो लेखिका ये सोचकर बड़ी हैरान होती है। ये तो हमने यहां तक पढ़ा, अब आगे क्या पढ़ेंगे वो भी देखो। मैं अभी तक यहां तक पढ़ा चुका हूं, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे के पैराग्राफ में क्या बताती है लेखिका वो भी बताएंगे। लेकिन लेखिका नाम अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ ना, देखते हैं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं। जब वो जीप में सवार होकर आगे बढ़ती है लेखिका, लेखिका अकेली नहीं है, लेखिका के साथ सहेलियां भी हैं उसकी। खासतौर पे एक मणि है, मणि उसकी सहेली का नाम है, वो उसके साथ है, और भी सहेलियां साथ हैं। वो सब अपने अपने रवानगी की तरफ यानी युमथांग की ओर जा रही हैं। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ रही है। घर ताश के पत्तों की तरह बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। मतलब जब ऊंचाई पर देखते हैं घरों को तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ताश के पत्ते हो, ताश के पत्तों का बना हुआ घर हो, ऐसे हो गए। रास्ते घुमावदार हो गए, यानी रास्ते का जो बैंड था वो इस तरह से घुमावदार हो गया है। रास्ते में उसे झरने दिखे, बहुत सुंदर नजारा था। वहीं पर तिस्ता नदी भी बह रही थी, तिस्ता नदी जो कि बहुत लंबी थी, रास्ते में उनके काफी टाइम तक साथ ही रही। यानी बहुत सुंदर नजारा वो देख रहे थे। सुंदर नजारे देखते देखते अब उसके अंदर की जितनी भी बुरी भावनाएं थी वो सब निकल चुकी थी। जितेन नारगे ने झकझोरा, अरे मैडम इसको देख क्या रहे हो, अभी तो इससे आगे और भी बहुत सुंदर सुंदर नजारे देखेंगे, इसको देखना तो अब बस बंद करो, अब तो हम आगे ही चलते हैं। तो अब वो जीप में बैठे और आगे की ओर रवाना हो गए। यहां तक अब हम बढ़ चुके हैं। अब आगे के पैराग्राफ में क्या बताया है वो भी ध्यान से सुनो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे थे, चारों तरफ इतनी खूबसूरती आ गई थी, इतनी खूबसूरती हो गई थी कि लेखिका सम्मोहित हो गई थी। कभी कभी बादल आ जाते, कभी कभी धुंध आ जाती, कभी वो आसमान खुल जाता, आसमान कभी बादलों से घिर जाता। इस तरह से पल पल परिवर्तित हो रहा था आसमान। आसमान ही नहीं बल्कि पूरा माहौल ये इस तरह से परिवर्तित होता जा रहा था। धीरे धीरे जो भाव थे वो इतने सुंदर हो गए थे लेखिका के, लेकिन अचानक वो भाव विपरीत हो गए। मतलब जो इतना खुश भरा नजारा था, इतनी खुश थी लेखिका, वो अचानक दुख महसूस करती है। दरअसल उसने एक ऐसा नजारा देख लिया, क्या ऐसा नजारा कि वो बहुत दुखी हो जाती है। क्या देखती है वो देखती है कि एक औरतें हैं, एक नहीं सॉरी काफी औरतें हैं, वो पत्थर तोड़ रही हैं। पत्थर क्यों तोड़ रही हैं? दरअसल वो उस रोड को चौड़ा बनाने के लिए, थोड़ा बड़ा करने के लिए प्रयास कर रही हैं, या वो मजदूरी कर रही हैं। एक आसान शब्दों में कहूं, उनके साथ बच्चे भी हैं, वो रास्ते बना रहे हैं। मतलब रास्ते बनाने में वो कितनी मशक्कत कर रही हैं, वो युवतियां, वो औरतें। इतना दुख हुआ उस लेखिका को। क्यों? दरअसल वो इसीलिए दुखी होती है कि देखो कितना सुंदर नजारा है यहां पर, लेकिन यहां पर भी भूख प्यास के लिए लोग लड़ रहे हैं। और सिर्फ लड़ ही नहीं रहे, यहां तक कि जान तक भी गवा बैठते हैं। क्यों? क्योंकि साइडों में खाइयां हैं। जब वो पत्थर को तोड़ती हैं उनका पैर भी फिसल जाता है कई बार, और पैर में फिसल कर वो खाइयों में चले जाते हैं। और जब वो खाइयों में चले जाते हैं तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मतलब इतना भयंकर नजारा उसने देखा कि कितना दुख है यहां पर भी भूख प्यास के लिए लोग लड़ रहे हैं। ऐसा नजारा देखकर लेखिका बड़ा दुखी हो जाती है। यहां तक अब हम बढ़ चुके हैं। इसके आगे लेखिका क्या बताती है उससे पहले ड्राइवर का नाम याद है? जल्दी से कमेंट करके बताओ ना, देखते हैं कितने बच्चे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आगे देखो, वेस्ट एंड रिपेइंग। वेस्ट एंड रिपेइंग का मतलब क्या है? ये एक पार्ट में ही आता है। वेस्ट एंड रिपेइंग, वेस्ट एंड रिपेइंग का मतलब है कि हम कितना कम देकर कितना अधिक ले लेते हैं। मतलब हम यहां इतने सुंदर नजारों को देखने आए हैं, क्या करने, क्या किस चीज को देकर? कुछ पैसों को लगाकर बस। लेकिन यहां के जो लोग हैं कितना अधिक हमें लौटा रहे हैं, हमारे लिए ही सेवा में लगे हुए हैं, या यूं कह लो कि हमारे लिए ही वो रोड को चौड़ा बना रहे हैं ताकि इनको तकलीफ ना हो। और इतना ही नहीं, हम थोड़े पैसा खर्च करके एक तरह से इनकी जान ही तो ले रहे हैं। मतलब ये अपनी जान पर खेल कर हमारी सेवा में लगे हुए हैं। कितना कुछ दे रहे हैं ये हमें, और हमारा क्या लग रहा है? थोड़ा देकर बहुत ज्यादा हम ले रहे हैं। ऐसा ही मतलब था इस वेस्ट एंड रिपेइंग का। अब जब वो लेखिका आगे बढ़ती है, यानी रास्तों पे आगे जा रही है, तब वो देखती है बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाते जाते वो उनसे लिफ्ट भी मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्कूल थोड़ा दूरी पर है। अब जितेन नारगे ने बताया कि यहां पर कोई बस नहीं हुआ करती इनके लिए,
क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां दूर दूर तक एक ही तो स्कूल है और यहां कोई बहुत अमीर लोग नहीं रहा करते जो इनके लिए बस भी लगवाएं ऐसा, या कोई और व्हीकल लगवा दें, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बच्चे रोज ऐसे ही स्कूल जाते हैं। और ये बात सुनकर लेखिका हैरान हो जाती है। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ते हैं, रास्ते और ज्यादा संकरे होते जा रहे हैं, यानी माइक्रो होते जा रहे हैं। बहुत खतरनाक रास्ते आ गए हैं। अब रास्ते में उन्हें चाय के बागान दिखते हैं। चाय के बागान बड़े सुंदर थे। बहुत खूबसूरत नजारा लेखिका देखती है और वहां पर युवतियां युवतियां क्या कर रही हैं? गुलाबी चेहरे को लिए लाल बोकू पहने हुए हैं। लाल बोकू एक उनका वस्त्र है, उसको बोकू कहते हैं। जब वो चाय की पत्तियां तोड़ तोड़ कर वो एक टोकरी में डालती हैं, वो एक पहनावा पहनती हैं। उस पहनावे को बोकू कहते हैं। वो लाल रंग था, गुलाबी उनका चेहरा था। चाय के बागान हरे हरे थे। तो इतना सुंदर नजारा था, लेखिका चीख पड़ती है। चीख पड़ती है क्यों? क्योंकि उसे इतना अद्भुत सौंदर्य बहुत सुखद अनुभव दे रहा था। यानी इतना सुंदर नजारा उसने कभी नहीं देखा था। अब काफी टाइम हो गया था, रात भी होने वाली थी। तो बीच में एक बस्ती आती है जिसका नाम है लायुंग। लायुंग में वो पड़ाव लेते हैं, यानी वहां पर अब वो रुकते हैं। वहीं पर वो सोए भी गए, इसीलिए वहां पर वो रुक जाते हैं। अब वो जो हिमालय था वो उनके सामने था। यानी हिमालय जो लेखिका ने कविताओं में पढ़ा था वो अब उनके लिए दर्शन बन गया था। लेखिका चाहती थी कि वो बर्फ दिखे, लेकिन वहां पर बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर इतना टेम्परेचर नहीं था कि वहां पर बर्फ गिरे। बर्फ देखने के लिए उसे कटाव जाना पड़ेगा। दरअसल ये बात वहां पर रहने वाले लोगों ने बताया। क्या? कि तुम गैंगटॉक से युमथांग जा रही हो। युमथांग के रास्ते में कहीं पर भी आपको बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको बर्फ देखनी है तो कटाव की तरफ जाना पड़ेगा। दरअसल कटाव का रास्ता थोड़ा अलग तरफ था। जब वो कटाव जाते तो वापस उन्हें लायुंग आना पड़ता और फिर जाकर युमथांग जाना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने मंजूर किया कि मुझे बर्फ देखनी है तो बर्फ देखनी है तो कटाव जाना पड़ेगा। कटाव के जो रास्ते थे बहुत संकरे थे, बहुत, ऐसा इतने संकरे कि नाप तोल के जैसे जीप के जितना ही बनाए गए हो। थोड़ा सा भी इधर उधर हुए कि वो खाई में चले जाते। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ इतना ही खतरा नहीं था, साथ साथ धुंध, इतनी धुंध आ रही थी, रास्ते दिख ही नहीं रहे थे। बेचारे क्या करते? जैसे तैसे बड़े खतरों के साथ रास्ता पार कर रहे थे। अब जब वो वहां पर पहुंचे कटाव में, वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ऐसा माना जाता है कि कटाव भारत का स्विट्जरलैंड है। लेकिन मणि ने इस बात का विरोध किया। क्यों? क्योंकि मणि स्विट्जरलैंड घूमकर आ चुकी थी, स्विट्जरलैंड उसने देखा था। वो कटाव को जब देखती है तब वो ये बात कहती है, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतना सुंदर नहीं है जितना भारत का ये कटाव है। तो ये बात का वो विरोध करती है। बच्चों, बुद्धिस्ट की मृत्यु पर कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं? ध्यान से सुन रहे हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ना। देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। अब यहां तक अब हम बढ़ चुके हैं। इसके आगे के पैराग्राफ में लेखिका चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देख रही है। सब लोग, यानी मणि के और जो साथी है, यूं कह सकते हो कि लेखिका के जो बाकी साथी हैं, सब कैमरे में फोटो लेने में मस्त हैं। लेकिन लेखिका वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखती हुई अपने अंदर कैद कर रही थी। वो फोटो नहीं खिंचा रही थी, वो उस सौंदर्य को अनुभव कर रही थी। वो वही रीजन है कि वो जितना अनुभव कर पाई वो उसने इस पाठ में उकेर दिया, यानी लिख दिया। अब लेखिका बैठे बैठे एक अद्भुत बात को समझती है और कहती है कि ये प्रकृति भी नायाब इंतजाम करती है हमारे लिए। कैसा नायाब इंतजाम? कि जब सर्दी होती है, इतनी पानी की आवश्यकता होती नहीं है उस समय, सर्दी में पानी की आवश्यकता थोड़ी कम होती है। तो जब सर्दी होती है तो ये बर्फ जम जाती है। और जब गर्मी में पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे होते हैं, पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तब यही बर्फ पिघल कर नदियों के रूप में या जलप्रपातों के रूप में हमें हमारी प्यास बुझाती है। तो ऐसा प्रकृति का नायाब इंतजाम देखकर लेखिका बड़ी हैरान होती है कि प्रकृति बड़े नायाब इंतजाम करती है। तो बच्चों, यहां तक हम बढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बाद जब लेखिका आगे बढ़ती है तो उसे फौजी छावनियां भी दिखी। फौजी छावनियां जहां पर फौजी भाई लोग बैठे थे, खड़े थे। कुछ लोग तो ऐसे थे, कुछ फौजी भाई ऐसे थे जो पहरा दे रहे थे। पहरा कहां दे रहे थे? वहां जहां पर -15 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस बहुत मायने रखता है। और वहां पर भी वो फौजी तैनात हैं पूरे जोश के साथ। लेखिका इसको भी देखकर बड़ी अचंभित होती है कि देखो, हमारी सुरक्षा के लिए, कि हम चैन की नींद सो सकें, ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए -15 डिग्री पर भी तैनात हैं। कितना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। इस बात को देखकर लेखिका बड़ी हैरान होती है। तो फिर वो कटाव छोड़ देती है और वहां से लायुंग, और लायुंग से फिर वो युमथांग की ओर जाती है। जब वो युमथांग पहुंचती है तो युमथांग थोड़ा फीका फीका सा लगता है उसे। फीका फीका मतलब वो इतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसने रास्ते में ही इतना कुछ देख लिया, इतना सुंदर सुंदर नजारे देख लिए। तो एक्चुअल में होता भी यही है, मंजिल
इतनी खूबसूरत नहीं होती जितना मंजिल तक का सफर होता है। तो ये जो आपका मंजिल तक का सफर है ना बच्चों, मतलब अभी आप 10वीं कक्षा में हो, ऐसे ही और आगे जो सफर कर रहे हो, सफर करते-करते जब आप मंजिल जो पाना चाहते हो, मंजिल पा लोगे, वहां पर खुशी होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितना आप ये सफर में अच्छा अनुभव फील कर रहे हो ना, वो एक्चुअल में बहुत मजेदार है। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, ये बात तब समझ में आएगी जब आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो लेखिका भी यही बता रही है क्या कि मंजिल तक का सफर का जो सौंदर्य होता है या अच्छा अनुभव होता है, वो एक अलग ही अनुभव है। जो मंजिल के बाद जब मंजिल में पहुंच जाते हैं तब इतना अच्छा नहीं लगता, वो फीका फीका सा लगता है। खैर, इसी तरह से जितेन नारगे ने काफी जानकारियां देते हुए उसको एक मंजिल तक पहुंचाया, लेकिन ये जो रास्ते बन रहे हैं, रास्ते और भी बनते हुए लेखिका ने देखे थे। तो लेखिका कहती है कि इसी असमाप्त खोज का ही तो नाम है जिंदगी, यानी जिंदगी का नाम ही यही है कि बस चलते चलो, चलते चलो। बच्चों, इन पाठों को आप डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, उस लिंक को जरूर देखना, आपके बहुत काम का है, क्योंकि वहां पर आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो उस लिंक पर जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।